जब तक वो ये कह रहा है कि 999 दफा सही आंसर ना आए, इसका मतलब है आपका प्रॉम्प्ट सही। आप अपने प्रॉम्प्ट को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हैं। वरना देखिए, मुझे पहले एक मुकालता हो गया था सच झूठ कि मुझसे अच्छा गूगलिंग कोई नहीं कर सकता। फिर मुझे मुकालता हो गया कि मेरे से अच्छी प्रॉम्प्ट भी नहीं लिख सकता। अब ये मुकालता साबित कैसे होगा? ये तो मेरा मुकालता है ना। पाकिस्तान में ज्यादातर लड़के समझते हैं कि सारी लड़कियां उनके साथ नहीं लगनी चाहती, उनको प्रपोजल देने वाली सारी लड़कियां, वो तो उनका मुकालता है, रियलिटी में कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो यही बना रहे हैं कि 1000 लड़कियों के सामने पेश किया जाए और 1000 के 1000 कहें कि मैं आपसे मर के भी शादी नहीं करूंगी, आप मजबूर है, तो फिर साबित होगा कि सही ये मुकालता है, वरना कैसे तो लगेगा। तो वो ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर टूल लिखें आप या बुक लिखें या कोई इस्तेमाल कर लें, मगर अभी काफी आगे वेलम जो है वो आपको टेस्ट बेंच में 1000 दफा करके देगा और बताएगा कितने %। तो फिर आप क्या करेंगे? प्रॉम्प्ट को कंट्रोल कर देगा। तो इसमें एक और चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, ये कि जो हमने ये इसके क्या नाम है लैंग्राफी प्रोजेक्ट बनाए थे, उसमें एक प्रोजेक्ट था उसका ट्रैवलिंग वाला। तो उसमें जब मैंने OpenAI यूज़ किया तो जवाब डिफरेंट आया और उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। लेकिन जब मैंने जेमिनी यूज़ किया तो उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। लेकिन जब मैंने OpenAI का यूज़ किया तो अब वो मुझे बोल रहा है कि बी स्पेसिफिक, कि जो जगह है वहाँ पे आप बीच पे जाना चाह रहे हो, कहाँ जाना चाह रहे हो, तो मैं आपको जवाब दूँगा। वैसे कहा ना मेरी डेस्टिनेशन था आई लव बीचेज एंड दिस और दैट, उसको एक मैंने जेनेरिक क्वेश्चन दिया जेमिनी को, उसने मुझे जवाब दे दिया। लेकिन वही क्वेश्चन मैंने उससे किया, OpenAI से किया, तो उसने दोबारा फिर क्वेश्चन कर दिया कि आप मुझे यही चीज़ स्पेसिफाई करोगे तो मैं आपको करूँगा। तो ये भी तो डिपेंड करता है कि आप मॉडल कौन सा मॉडल टेस्ट करके पता लगेगा, तो फिर आप हर मॉडल के साथ टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ सही बात है। आप जो डिप्लॉय करने जाएंगे जिसपे हम एक फिक्स करेंगे, हम हर मॉडल पे टेस्ट नहीं करेंगे, हम हर LLM का टेस्ट नहीं करेंगे। हम प्रोडक्शन में जब प्रोडक्ट देंगे ना अपने, तो हमारा जो इंजन लगा होगा LLM, वो हमने उसके हिसाब से किया होगा, और हम इंजन ऐसे हर वक्त चेंज नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल नहीं। और अगर हमने करना है तो ये सारा जो टेस्ट सूट है ना दोबारा चलाना पड़ेगा, दोबारा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। जब हम सेल्फ बेस्ड मॉडल की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर सम टाइम रिक्वायरमेंट आ जाती है, क्योंकि मॉडल वर्सेटाइल है, एक नहीं है ना, इतने ज़्यादा मॉडल्स हैं जेमिनी के पास में, OpenAI के पास। तो हो सकता है कि हमें अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने के साथ ये ऑप्शन देना पड़े कि कब आप कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हो। 3-4 ऑप्शन है, डिपेंड करता है। देखिए ना 4O था, O1 आ गया। अब आपकी लेट से कहते हैं यार O1 बेहतर रीजनिंग कर सकते हैं, आपने उसकी तरफ जाना है, अब आप उस पर जाएंगे, फिर आपको सारे अगेन टेस्ट जो है ना ChatGPT ने भी अपना चैट दिया हो तो उसने मॉडल्स को ऑप्शन दिए वो स्पेसिफिक टू OpenAI। मेरा ये ख्याल है क्योंकि लैंग चेन होगा और सिर्फ पैसे का इशू होगा कि हर मॉडल पर खर्चा आएगा, मगर वो इतना मुश्किल काम है वो, क्योंकि सब लैंग चेन और ये टूल भी आ गए, तो वही आप रिपीट कर देंगे चेंज करके। जो प्रॉम्प्ट अच्छा काम कर रहा है 4O पे, वो एग्जैक्टली वैसा काम नहीं करेगा जेमिनी 1.5 पे। बिल्कुल। तो हम एक ही प्रॉम्प्ट हर जगह नहीं कर सकते। अगर हम सब पे टेस्ट करेंगे, हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, फिर उस पे के लिए इम्प्रूव करना पड़ेगा। नहीं, एक ही प्रॉम्प्ट सब पे शायद हमें उतना अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं, मुझे ये लग रहा है अलग है। तो हम जब प्रोडक्शन में, मैं अपनी अप्रोच बताता हूँ, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर मैं अपनी प्रोडक्ट कर रहा हूँ, मैं कोई एक LLM चूज़ करूँगा और उसके ऊपर जो है ना फिर लॉन्च कर दूँगा, और बाद में अगर मेरा किसी वजह से चेंज करना चाहता हूँ तो मैं फिर दोबारा से प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइज करूँगा, लेकिन अब दोनों पे नहीं करूँगा, अब सिर्फ दूसरे वाले पे करूँगा जिस पे जा रहा हूँ, और कस्टमर को चॉइस नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट ऐसी है जो वर्टिकल है ना, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट मेरा LLM है ही नहीं, अल्टीमेट प्रोडक्ट कुछ और है। लोगों को फर्क, अगर लोग एक पैरालीगल की ऐप यूज़ कर रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता LLM कौन सा, उनको फ़र्क पड़ता है रिजल्ट से, तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता प्रॉम्प्ट ये सब अपने पास रखो। मुझे ये बताओ कि आपकी ऐप मुझे हर केस ढूंढ के देगी, गारंटी दे रहे हो आप, और मुझे समरी अच्छी सी बना के देगी तो सही है, नहीं तो जेमिनी यूज किया है उनको ये तो ChatGPT फ्री है, वो तो हम फ्री में यूज़ करते हैं, वो ये बोलेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आगे जाने से पहले जरा सा प्लान दोबारा कर लें। आगे जाने से पहले करना ये है कि अगले सेमेस्टर में हमारी 1-2 क्लासें बढ़ गई हैं, हम फॉरन ही कोई आपकी छुट्टी नहीं हो रही, सिर्फ ऑन साइड क्लासें नहीं होगी, बल्कि 3 क्लासें होंगी। थर्सडे को क्लास होगी आपकी ऑनलाइन,
फ्राइडे को क्लास होगी और सैटरडे को क्लास रात को 8 बजे, जैसे ही ऑन साइट ऑफ होगी 3 क्लासें हो रही यार। अभी आपको पता है मैं गलत क्या होता है, हमें तो बहुत तकलीफ होगी यार, अमीन को भी तकलीफ होगी, कासिम भाई को भी तकलीफ होगी, मगर यह हमारे लिए भी जरूरी है। जो इस पर ढीलापन अफोर्ड नहीं किया सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता अफोर्ड। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि जब तक आप एजेंट नहीं बनाएंगे अच्छे, आप कहीं भी नहीं जा रहे, या तो आप 2-3 काम करें, या तो आप प्रोग्राम छोड़ के भागते हैं, तो हमारी मुझे उससे खुशी महसूस होती है, क्योंकि फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कोई आएगी ना, मेरा क्या मतलब मैं जाके थप्पड़ मार के पाऊंगा, आ नहीं रहा तो कोई मसला नहीं है, आप भाग जाएं और मंडे के दिन इन पैसों से सीपीयू में जाके वहां के मैकडोनल्ड से आइसक्रीम खाए, कौन खुशी होती है। दूसरा, एकदम जाना मेरे घर में, और ये नई दुनिया आ रही है, इसमें अगर हमने इसको ढीला नहीं किया तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल, फिर ग्लोबल सूरत हाल, इस वक्त तो दूसरी जॉब को मिली नहीं रही, इस वक्त आईटी की जॉब नहीं मिल रही। अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल भी कह रहा है कि इसके अलावा कोई जॉब ही नहीं है मार्केट में। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मुझे ये अंदाजा था कि ये है, मगर मेरी बात तो निशान भाई भी नहीं मान रहे थे, मैं उनसे कही जा रहा था, वो नहीं मानते। आप जबरदस्ती मैं किसी को मनवा नहीं सकता। बहुत सारे हमारे जिनकी कंपनी है, मैं उनको समझा रहा था, वो नहीं मान रहे थे, आप समझ में तो भी आती है सर। लेकिन एक मजे की बात ये है कि अगर ये समझती है ना कि चैट जीपीटी से हर कोई काम करवा लेगा, हमारे सीएफओ साहब हैं, वो 2 दिन से लगे हुए थे, एक्सेल में फंसे हुए थे, उसे काम हो भी नहीं दिया। आप चैट जीपीटी पर लगे पड़े, ठीक है। मुझे आखिर में मेरे पास आए, थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया कि यार मैं करवा रहा हूँ चैट जीपीटी से, वो बेवकूफ़ को इतनी मैंने इटरेशन करवाई है कि मुझे बोल रहा है कि 4+1=3। इतना घुमाया है कि एक जगह उसको फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हुए वो कह रहा है 4+1=3। इस हद तक की गलतियाँ कर रहे हैं वो, तो ये काम हो नहीं था। मैंने जब देखा तो मैंने कहा आप प्रॉम्प्ट ही सही नहीं कर रहे, आपने जिस तरीके से पूछना है आप उस तरीके से पूछ ही नहीं रहे, और फिर जो आपने ड्यूरेशन परफॉर्म करवानी है वो परफॉर्म करवा ही नहीं रहे। मगर मुझे हार्डली 5-10 मिनट लगे, उनके काम जो मैंने निकाल के दे दिया चैट जीपीटी से। लेकिन मतलब ये जो लोग ये समझते हैं कि सर चैट जीपीटी से हम पता कर लेंगे, तो ये भी एक ऐसा है नहीं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं बच्चों। कौन आन के नजम आखिर में समझाएगा, फिर दोनों टीचर समझाएंगे। कौन आन के नजम से पहले बता रहा है आन के कि आपके पास कोई लॉयर आएगा तो आप क्या ऐसे बनाएंगे? कौन आगे बता, कॉन्फिडेंस हो, अभी तो बताया सारा मैंने। थोड़ा सा कोई है शेयर आगे बेटा, आपकी गाड़ी है मतलब मेरा भी कर देता हूँ प्यार में भाई, आपसे बैठे बैठो ना, तुम्हें तो बोलना है, मैं भूल क्या इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन ग्राफ, तो बेसिकली ये जो है ना क्या करता है लाइन ग्राफ, कंट्रोल जो होता है ना किसी कंपनी का फ्लो कैसे होगा, कंट्रोल उसको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट नोड्स होते हैं और हर नोड जो होता है ना वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। और एक नोड दूसरे नोड से जो कनेक्ट होगा वो क्या होती है, उसकी एज होता है, उसकी रिलेशनशिप होता है कि उस नोड का दूसरे नोड के साथ क्या रिलेशनशिप है। मैं जो लॉयर वाला केस है उसको समझाने से पहले मैं 2 चीज़ें समझाता हूँ ताकि आपको लॉयर वाला केस अच्छे से समझ में आ जाए। एक जो रैक का कॉन्सेप्ट है कि रैक कैसे काम करता है और ग्राफ क्यूएल डेटाबेस कैसे काम करता है। तो रैक बेसिकली जो है वो कहलाता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अच्छा, अब रैक बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिस तरीके से लैंग ग्राफ से भी बनाया जा सकता है रैक और लैंग चेन से भी बनाया जा सकता है रैक।
तो बंदा देखा कौन मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या चीज़ बेस्ट है। तो रैक बेसिकली क्या होता है, रैक के अंदर सबसे पहले मैं क्यों इस्तेमाल करता हूँ, जो डेटा मेरे पास LLM में मौजूद नहीं है, मेरा सेंसिटिव डेटा है, जो मेरी कंपनी का डेटा है, कोई भी XYZ डेटा है जो LLM के पास मौजूद नहीं है, और उस डेटा को क्या करना चाहता हूँ, मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं रैक की एप्लीकेशन बनाता हूँ तो भाई डेटा रिट्रीव करे वहाँ से। तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। आपका डेटा टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकता है, CSV की सूरत में भी हो सकता है, JSON की सूरत में भी हो सकता है, और कोई PDF की फाइल्स भी हो सकती हैं, किसी किस्म का भी डेटा हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, मेरे को उस डेटा को लोड करना है, लोड करने के बाद उसको चंक्स में डिवाइड करना है। अब जिस तरह मैं लॉयर की एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं जब उसको चंक्स में डिवाइड करूँगा तो मैं ये देखूँगा कि मैं उसके केस हेयरिंग बाय हेयरिंग उसको चंक्स में डिवाइड करूँ या पूरा केस उसको चंक्स में डिवाइड करूँ। तो ये टेस्टिंग में आ जाता है। फिर मैं उसको चंक्स में डिवाइड करूँगा, चंक्स में डिवाइड करने के बाद मैं ये देखूँगा कि मेरे केस के अंदर जो लॉयर के जो लोग हैं वो कौन से वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन वर्ड्स से रिलेटेड मैं हगिंग फेस या कोई भी XYZ ओपन AI की एम्बेडिंग इस्तेमाल करूँगा और उस एम्बेडिंग के अंदर वो वर्ड्स मौजूद होने चाहिए। फिर जब उसकी एम्बेडिंग के अंदर से उसको गुजारूंगा तो वो एक वेक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर उन वेक्टर्स को कहीं स्टोर करवाना होगा, तो फिर उन वेक्टर्स को स्टोर करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर डेटाबेस यूज करूँगा। उसके बहुत सारे वेक्टर डेटाबेस मार्केट में मौजूद है, क्यूड्रंट है और प्यास है, जिस तरह से कह रहे थे क्रोमा है, तो उनके अंदर मैं स्टोर करवा दूँगा। तो वहाँ पे क्या बन जाएंगे, क्लस्टर्स बन जाएंगे कि ये इस हेयरिंग का ये क्लस्टर है, इस हेयरिंग का ये क्लस्टर है और उस हेयरिंग का ये क्लस्टर है, तो उस वो क्लस्टर बन जाएंगे। अब जब मेरे पास वेक्टर डेटाबेस तैयार हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं उस वेक्टर डेटाबेस से बात करूँ। तो मैं जब अपनी क्वेरी करूँगा कि यार इस औरत ने इस मर्द को मारा है, तो मैंने क्या करना है, इसको सर्च भी करना है कि यार इससे रेलिवेंट कोई डेटा मेरे वहाँ पे भी मौजूद है कि नहीं है। तो वो क्या करता है, फिर कोसाइन सिमिलैरिटी के थ्रू उसके वेक्टर को क्या करता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसको देखता है कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर वो 3 के या 4 के कितने चंक्स कितने उसमें जो है पैराग्राफ निकाल के लाने, वो निकाल के ले आता हूँ। फिर मैं अपने LLM को देता हूँ तो वो दोनों चीज़ें क्या करता है, मिला के मुझे आंसर बना के देता होगा, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे एक हो गया रैक का सिस्टम, फिर है ग्राफ डेटाबेस। ये जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली जब एक कॉन्सेप्ट हम लोग ने पाइथन जब शुरू की थी उसको अपन पढ़ते थे कि एक चीज़ होती है कि किसी सिस्टम के अंदर से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालना, कि भाई मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा है, इसमें कितने इंसानों के नाम इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे निकाल के ले आओ, और कितने कंट्रीज़ के नाम इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे निकाल के ले आओ, और फिर उस बंदे का उस कंट्री से क्या रिलेशनशिप है उसके एजेस बना रहे हो। तो इस तरीके से ग्राफ डेटाबेस काम कर रहा है। एक नेटवर्क एक्स के नाम से एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर ये पहले मैं शायद शुरू में पढ़ी थी नेटवर्क एक्स के नाम से, तो उसके अंदर ये नोड्स और एजेस का सिस्टम होगा। तो अब जिस तरह सर ने कहा कि इसका नक्शा खींचना है, तो मैं इसका नक्शा इस तरह खींचता हूँ कि मेरे पास स्टार्ट हुआ, बंदा आया, उस बंदे ने पूरी अपनी रिकॉर्डिंग की, कैमरे के सामने बैठ गए कि भाई मैं घर में गया, दरवाज़ा खुला, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने चाकू निकाला, मार दिया, उसका तो पूरी रिकॉर्डिंग करके फूट गया। अब वो रिकॉर्डिंग क्या होगी, 2 हिस्सों में कन्वर्ट होगी। एक उस रिकॉर्डिंग के अंदर से टेक्स्ट निकलेगा, उस टेक्स्ट निकलने के बाद वो जाके वेक्टर डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, और दोबारा उस टेक्स्ट को लेके जाके ग्राफ डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाएगा, नेम एंटिटीज वगैरह सारी वहाँ पे जाके से 2 डेटाबेस बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये पहली नोड के अंदर ये काम हो गया, ठीक है, पहली नोड से पहले 2 नोड के अंदर ये काम हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, उस डेटाबेस के अंदर से ये देखेंगे जो उसने समराइज किया है, उस समराइज करने से ये करेंगे केस किस चीज़ से रिलेटेड है, फिर उसकी प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा। उस प्रॉम्प्ट को फिर जाकर जिस तरह सर ने कहा कि 3 तरह के डेटाबेसेस होते हैं, कोई भी XYZ डेटाबेसेस हो, तो फिर वो क्या करेगा, उस API को हिट करेगा और उस प्रॉम्प्ट को लेके जाएगा, वहाँ से उससे रिलेटेड जो केस है उससे रिलेटेड सारा डेटा निकालेगा। 100 निकाले, 150 निकाले, वो हम वो भी कर सकते हैं कि भाई कितना उसने निकालना है। फिर जब वो डेटा निकाल के ले आएगा और हमारे प्रॉम्प्ट से रिलेटेड, उस केस से रिलेटेड, और फिर हम उससे क्या कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एक समरी तैयार करो केस का जो केस है और जो उसने 100 केसेस निकाले हैं, और उससे एक फिर समरी तैयार करो कि आगे क्या करना है, और फिर इस तरीके से ये काम सारा आसान हो जाता है। फिर लॉयर्स के लिए फिर हम जो सवाल जवाब करना चाहिए कर सकते हैं।
अच्छा जी, नजम के आने से पहले कोई और आएगा? नजम को मारो। हेलो एवरीवन। आप में से सूट्स किसने देखा है? सीरीज, टीवी सीरीज बहुत कम लोगों ने देखा है। बहुत ही कम लोगों ने देखा है, मतलब 4-5 लोग हैं। सो सूट्स के अंदर ना एक थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है, फिर हम उस एग्जाम्पल के ऊपर चलेंगे। अच्छा, अभी हमारे भाई ने बताया, इन्होंने बहुत टेक्निकल डेफिनेशन दी, वर्किंग बता दी पूरी। मैं सिर्फ स्टोरी बताऊंगा, वर्किंग हम कर लेंगे बाद में। स्टोरी पार्ट ये है एक तरीके से कि एक लॉयर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है हार्वे, ठीक है, हार्वे स्पेक्टर, और एक है पैरालीगल हमारे पास। वैसे तो वो भी लॉयर ही है, पर पैरालीगल जो है वो है माइक रॉस। माइक रॉस एक कैरेक्टर है जिसको सब याद है, उसको पूरा लॉ याद है, उसको पता नहीं सारे केस याद है, सारे एग्जाम्पल्स याद है। वो इन ह्यूमन किस्म का है, ठीक है, इंसानों में ऐसा बंदा आपको मिलेगा नहीं। बट द पॉइंट इज यहाँ पर कि हम जो पैरालीगल बना रहे हैं वो इंसान नहीं है, हम एजेंटिक सिस्टम बना रहे हैं जो वाकई में सब कुछ याद रख सकता है, पूरा लॉ, पूरा सारा कुछ जो है ना, सारी एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सारे पुराने केसेस की, सब कुछ याद रख सकता है। तो अब हमारे पास, अब हमने एक सिस्टम बनाया जिसको हमने फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हमने नाम दे दिया है हार्वी, ठीक है। अब हार्वी में क्या है, उसको ऑपरेट जो कर रहा है मेनली वो एक पैरालीगल कर रहा है, ठीक है, और ये बेसिकली टाइम बचा रहा है लॉयर का, पैरालीगल का मतलब लॉ फिल्म का, और प्लस ये बढ़ा रहा है प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लीगल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। इंसान सारे केसेस नहीं छान सकता, प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन एक एजेंट एक्चुअल में छान सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आज की डेट में कल नहीं था। तो एक क्लाइंट आया जिसका कोई केस था, यानी कि एक औरत ने अपने शोहर को मार दिया एक्सेट्रा, हमने वो केस सुन लिया कि यार ये क्या है, बट हमने करा क्या, हमारे सिस्टम ने क्या किया, हमारे सिस्टम जो एक पैरालीगल ऑपरेट कर रहा है उसने ये किया, एक हमने रिकॉर्डिंग ली, ठीक है, हमने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी ताकि बाद में अगर कोई हमें रेफरेंस चाहिए होता है तो हमारे पास एक्चुअल रिकॉर्डिंग हो, ठीक है, वो हमने रिकॉर्डिंग अपने पास एज अ फाइल रख दिया। उसके बाद उसमें से डेटा निकाला। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा एक डिफरेंस है मेरी अप्रोच में और दूसरी अप्रोच में, कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई कॉन्फिडेंस, मैंने सारा डेटा जो है वो ग्राफक्यूएल में भी सेव किया, ग्राफ डेटाबेस में भी सेव किया है, पर मैंने उसको स्ट्रक्चर डेटाबेस में भी सेव करा है। क्लाइंट का नाम, एक्चुअल केस की कंडीशन वगैरह, ये सारा कुछ जो है ना, जो मेन चीज़ें हैं जो हमारे पास फिक्स्ड आइटम्स हैं जिसको हम स्ट्रक्चर कर सकते थे, पहले से हमें पता था, ज़रूर होता है, क्लाइंट का नाम होता है, कंडीशन होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा कुछ जो है मैंने एक स्ट्रक्चर डेटाबेस में भी सेव किया, ठीक है, ताकि अगर मुझे बाद में उनकी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास वो हो। उसके बाद जब हमने क्लाइंट से पूरी इंफॉर्मेशन ले ली, हमने उसकी समरी बनाई और वो समरी गई सीनियर लॉयर के पास। सीनियर लॉयर ने 1 पेजर समरी देखी और उस 1 पेज समरी के ऊपर डिसाइड करा कि केस लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। अभी तक ये डिसाइड नहीं होता केस लेना है नहीं लेना। उस 1 पेज समरी को पढ़ के लॉयर ने डिसाइड करा कि हाँ ये हम केस ले रहे हैं। उसके बाद पैरालीगल ने फीस वगैरह के मामला किए और ये केस आ गया कंपनी के पास। अब सब कुछ चल पैरालीगल के पास ही रहे, सब कुछ चल हमारे सिस्टम के अंदर ही रहे। अब हमारे सिस्टम के अंदर अब इसका काम यह है पैरालीगल का कि इसने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उसकी बेस के ऊपर एक समरी तैयार करनी है, नॉट 1 पेजर, बट जिसकी बेस पर अब फाइट होगी, यानी कि लेट्स से 5 पेजर 10 पेजर, जिसके अंदर इस केस की एग्जैक्ट डिटेल हो, उसकी एक समरी हो, लेकिन उसके अलावा सिमिलर केसेस की डिटेल हो, कानून के अंदर कौन सी शिफ्ट नाफिज हो रही है। अच्छा, अब आप लोगों को पता नहीं, ये बात पता नहीं पता है, बट एक ही केस पर ना समटाइम मल्टीपल कानून नाफिज हो सकते हैं, ठीक है। किसी कानून में 4 महीने की सजा होती है और किसी कानून में 6 महीने की सजा होती है, एक ही केस के ऊपर सेम एक ही चीज़ को देखने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है।
तो वो अभी अभी जो है ना सर्च हम करेंगे पहले स्टेज में ब्रॉड सारा कुछ निकाल के लिया कि क्या क्या पॉसिबल है, कम से कम सज़ा क्या हो सकती है, ज़्यादा ज़्यादा सज़ा क्या हो सकती है, कम से कम सिमिलर इस किस्म के केस में कम से कम क्या हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ है, सब कुछ निकाल के लिया। अच्छा 300 API कॉल्स हुई हैं। अब इन 300 API कॉल्स का डेटा हम एक प्रॉम्प्ट में नहीं कर सकते। LLM है हमारे पास स्टेटलेस, एक प्रॉम्प्ट से ज़्यादा प्रोसेस कर नहीं सकता। वो एक वक्त में एक ही प्रॉम्प्ट प्रोसेस कर सकता है और एक प्रॉम्प्ट में सब कुछ आ ही नहीं सकता। तब क्या होगा? अभी होगा कि हम चीज़ों को ना मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ेंगे। लेट से 300 API कॉल्स थी, हमने उनके चंक्स बना दिए 20-20 या 50-50 API कॉल्स के और उनको फिर समराइज कर दिया। ठीक है, लेट से शुरू में सिर्फ 10 API कॉल्स के समर है, तो अब 300 API कॉल्स के जो हमारे पास रिजल्ट आए उनकी समराइजेशन जो थी वो अब 30 रिजल्ट्स थे हमारे पास। उन 30 रिजल्ट्स की हो सकता है उसके बाद फिर समराइजेशन हो और 3 या 5 रिजल्ट निकल आए। यार ये तो इम्पोर्टेंट है। अब उन 5 के अंदर हमारे पास सिमिलर केसेस हट चुके, मतलब कुछ केसेस थे जिनके अंदर बहुत सिमिलर चीज़ें थी और एक जैसी सर्फ हुई थी, उनको हमने एक काउंट कर दिया। कुछ के अंदर बहुत कम हुई थी, कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा हुई थी। अब हमारे पास जो 3-5 पेज की समरी है उसके अंदर हमारे पास सारी लीगल डिटेल है, उसके अंदर हमें पता है कम से कम क्या हो सकता है। उसके अंदर हमारे पास एक लाइन ऑफ एक्शन भी है और ये सारा कुछ हमने एजेंट के थ्रू मैनेज करा है। हमने लैंग चेन यूज़ करा है, हमने लैंग ग्राफ यूज़ करा है, हमने मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन यूज़ किया और एक और टूल है लैंग चेन का, लैंग स्मिथ। लैंग स्मिथ से हम वही काम करते हैं जो हम प्रॉम्प्टाइज से करते हैं, जो हम वैलम से करते हैं, कि हम अपने प्रॉम्प्ट्स को इम्प्रूव करते हैं और हम उस डेटा को स्टोर करते हैं जो हमें LLM से आ रहा है, अपने रिजल्ट्स को जो डिफरेंट प्रॉम्प्ट की बेस पर आ रहे हैं और उन रिजल्ट्स की बेस पर प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा प्रॉम्प्ट अल्टीमेटली प्रोडक्शन पे जाएगा। ब्रदर चलो छोड़ो यार, आप बिल्कुल क्लास में नहीं हो क्लास में, थोड़ा सा ऐसा बात कर लो यार, ये नहीं करो। अच्छा, तो हमने अब वो जो 5 फीचर था जिसकी बेस पर हमने प्राइवेट ऑप्शन निकाल लिया है, केस को हमने लेके किस बेसिस पे चलना है। समटाइम ऐसा होता है कि लॉयर खुद टारगेट करता है कि ओवर क्या हो जाए, पूरा बचाने के चक्कर में सजा फांसी ना हो जाए। ठीक है ना, तो डायरेक्ट ही करता है कि यार ये वाली लागू होती है और इस पर इतनी सज़ा बनती है। तो इससे केस स्टॉप, तो हमने इससे हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हम प्लान ऑफ एक्शन निकाल सकते हैं, हम हिस्ट्री निकाल सकते हैं। ये सारा कुछ हम जो स्ट्रक्चर करेंगे वो हम लैंग स्मिथ पे करेंगे, लैंग चेन से करेंगे और लैंग ग्राफ से करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा अमीन भाई शायद मेरे खाते कोई फोन आ गया भाई आप और दोस्तों कोई भी सिस्टम हम बनाना जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो उसके मैनुअल प्रोसेस हो रहे होते हैं हम उस सिस्टम को समझते हैं, चाहे वो मेडिकल सिस्टम हो या लॉयर सिस्टम हो या फिर आपकी एसेट मैनेजमेंट या रियल एस्टेट, तो उस सिस्टम को पहले आपने स्टडी करना होगा। अच्छा, अब उस सिस्टम के अंदर काम किस तरह हो रहा है वो आइडेंटिफाई करें। तो हमने देखा कि कोई भी लॉयर के पास अगर जाता है, लॉयर कम लायर ज़्यादा होते हैं, ओके, तो कोई भी लॉयर के पास जब जाता है तो उनका सिस्टम क्या है, आप अपने केस को उनके पास किस तरह रजिस्टर करवाते हैं। तो उनका कोई ना कोई असिस्टेंट या कोई भी उनका रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ हो सकता है, हेल्पलाइन उसने दी हुई, आप उस हेल्पलाइन से या उस रिप्रेजेंटेटिव से मिलके अपना केस बताते हैं कि ये मेरा केस है, ये मेरी समरी है, ये FIR नंबर है, आप अपना सारा डेटा उसको प्रोवाइड करते हैं। उसका काम है कि वो सारी डिटेल निकाल के जो कि उसके बॉस है लॉयर, उनको बताए कि यार ये समरी, ये चीज़ें, क्या इस केस को हमें लेना है, या कुछ केसेस ऐसे हैं जो उनके डोमेन में ही नहीं आते, कुछ क्राइम केस होते हैं, कुछ फैमिली केसेस होते हैं, तो अब वो कैटेगरी उन्होंने डिफाइन की हुई। कुछ प्रॉपर्टी केसेस आपके पास होते हैं, तो अब आप किसी प्रॉपर्टी लॉयर के पास जाएं और उसको क्राइम केस को देने की कोशिश करें, उसकी डोमेन एक्सपर्टीज नहीं।
तो वो वहीं पे उस कैटेगरी के अंदर उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा। तो सिस्टम हमें सबसे पहले समझना होगा, और सिस्टम को समझने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि वो सिस्टम के असिस्टेंट या कितनी एंटिटीज शामिल, क्योंकि हम एक सिस्टम बना रहे हैं एजेंटिक, और एजेंटिक सिस्टम जो हम बनाएंगे वो इस वक्त जो सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है उसका नाम क्या है, लैंग्राफ। तो लैंग्राफ में होता क्या है, आपकी नोट्स, वो नोट्स कोई टूल भी हो सकती है, वो नोट्स कोई पाइथन का फंक्शन भी हो सकता है। अच्छा चलो उसमें पाइथन फंक्शन का है, तो पाइथन फंक्शन कोई टूल, इंटरनेट से सर्चिंग, डेटाबेस से सर्चिंग, रैक सिस्टम हो सकता है, एलएलएम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एपीआई कॉलिंग भी हो सकती है। तो हमें उस एंटिटी की जो हम वर्क फ्लो बना रहे हैं, तो आपने अपना सिस्टम देखा कि भाई आपका डेटा कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है, अपने कैश की समी हमें देता है, एफआईआर नंबर देता है, तो जो डिटेल उसके पास अवेलेबल है वो डेटा लेने के बाद आपका स्टेट्स देखा था आपने ग्राफ के अंदर, तो स्टेट्स के अंदर आपने स्कीमा बनाया, या ये डेटा मैं यूजर से इनपुट लूंगा और पूरा आपका जो ग्राफ डेटाबेस या लैंड ग्राफ है उसके अंदर स्टेट्स किस तरह मैनेज होंगे, और फिर उनको हर नोड के ऊपर एज अ एंटिटी उस स्टेट्स को अपडेट किया जाता है, और फाइनल वो सारा डेटा जिसके अंदर रैक सिस्टम भी हो रहा है। यानी आपने कहा कि मेरे पर्टिकुलर 302 का केस है, बड़ा खतरनाक, ठीक है, तो गलती से आपने, अच्छा 302 है, 309 भी है, पता नहीं क्या क्या, 301, 304, तो जानबूझ के आप मारते हैं तो कत्ल के इरादे से 302। इसी तरह 301 या 304 या 307 जो है, आपसे गलती से किसी का मर्डर हो गया, एक्सीडेंट हो गया या बेतहाशा चीज़ हो, या इरादतन आपने किसी को मारा है, तो अब क्या हुआ, आपने अपनी डिटेल दी, उस डिटेल के मुताबिक देखिए कि कौन सी आपकी दफ़ा उसके ऊपर लगी हुई है, उसके मुताबिक उसकी समरी की गई, उससे वैलिडेंट जो भी हमारे रैक सिस्टम में प्रीवियस केसेस थे वो केसेस निकाले रेफरेंस के तौर पे, उसकी समरी बनाए, फिर उसको लॉयर को ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कि इंसान भी इस सिस्टम के अंदर शामिल हो, वो उसको फाइनल करता है, और देन क्या होता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, डेटाबेस के अंदर उसको एक्सेप्ट कर दो कि हाँ ये केस जो है हम आपका एक्सेप्ट करते हैं और इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे, तो वो फीस प्रोसेस तारीख पर तारीख आपकी आती रहती है, तो वो केस तो पाकिस्तानी अदालत में चलता रहेगा। और अगर आप नताशा हैं तो फिर देख लें, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि क्या सिस्टम है। तो सिस्टम को सबसे पहले हम समझते हैं, और सिस्टम की एंटिटीज़ को हम समझते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, फिर हम एजेंटिक फ्रेमवर्क से उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हर एंटिटी जो लैंड ग्राफ के अंदर है वो सिंपल हमने कहा वो पाइथन का फंक्शन, पाइथन फंक्शन के ना उसका मतलब है उसमें एलएलएम, डेटाबेस की कनेक्टिविटी, उसमें रैक सिस्टम, तो हमने बिल्कुल जनरल कर दिया उसको पाइथन फंक्शन है, उसमें सब कुछ शामिल जो भी आप करवाना चाहिए, और फाइनल जब आप उसको सिस्टम बना लें उसका स्कीमा यानी सेट होगा, क्योंकि स्कीमा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लैंड ग्राफ के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन प्लॉट करती हैं मुख्तलिफ एंटिटीज या नोड्स के पास एजेस के थ्रू, वो आपके स्कीमा के थ्रू, और वो स्कीमा क्या होता है आपका हर नोड के ऊपर ओवरराइड होता है, अपडेट होता है, ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इस तरह बनती है। जी सर। अच्छा जी, अभी अमीन इसको समाप्त करेंगे और फिर हम जाएंगे एजुकेशन सिस्टम पे, ताकि दो एग्जाम्पल हो ना दिमाग चलना शुरू हो। और सुनो तो 3-4 होने चाहिए थे, मगर अभी तो 2 ही आए हैं और इतना टाइम भी नहीं है। अच्छा, तो हमें ये क्लियर हो जाए, हमें जब भी ये सेमेस्टर खत्म होगा, क्वार्टर जो इमरान भाई ऐलान करते हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे, हफ्ते में 3 क्लासेस होते हैं, और हम सबसे पहले लैंड ग्राफ अच्छी तरह टच में जाएंगे, फिर लैंड चेन और फिर नॉलेज ग्राफ, ये तीनों चीज़ें हम इन डेप्थ में कवर करेंगे। अच्छा, आपने अगर क्लास नहीं लेनी ऑनलाइन तो मुझे कोई मसला नहीं है, मगर यार इतना टाइम पर बयान न करें। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप एजेंट्स ऐसे बना सकें जैसे रात को ख्वाब में आपको 3 बजे वहाँ पे हैदराबाद से फ़ोन करो, क्या आ रहा हूँ,
और जब तक मैं तुम्हारे घर पहुंचूँ कि तुम पहले एक एजेंट बना देना इंशाल्लाह। अभी इधर आ जाइए। वर्क फ्लो तो आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है अलग अलग। अभी सपोज करते हैं हमें एक सिस्टम बनाना है और सिस्टम ये बनाना है कि जो केस आया है उसको रीड करना है और ये देखना है रेलेवेंट कितने केसेस ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको रीड करते हुए डेटा निकाल कर ब्रीफ बनाना है ताकि हम फाइल कर सकें और जज के सामने वही पेश करें जो डेटा हमारे लिए बेहतर हो रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर एक वर्क फ्लो हम एक और बनाएं साथ साथ वर्क फ्लो हम साथ एक और बनाएं। सपोज करें कि आपके पास टेक्नोलॉजी क्या गया उस हिसाब से हम सोचते हैं। एक हमारे पास LangChain की मदद से LLM कॉल किया जा सकता है। अब LLM क्या होगा, एक LLM ऐसा होना चाहिए जो हमारा स्पेशलाइज हो या जनरल पर्पज भी हो, तो जो हमारा बिजनेस की डोमेन का ये समझते हैं जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं डोमेन को, उस डोमेन से रेलेवेंट उसके पास डेटा होना चाहिए ताकि उस LLM को यूज़ करने का फ़ायदा भी हो। अगर कोई जनरल पर्पज भी उठा रहे हैं तो आपने ये चूज़ करा कौन सा LLM जो मार्केट में मौजूद है और मेरे इस एजेंट के मुताबिक बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा और उसके पे क्वेरी जाती है तो रिस्पॉन्स आएगा। अब जो यूज़ केस देखते हैं कि LLM के पास कौन सी क्वेरी जानी चाहिए तो रिस्पॉन्स देगा। तो LLM को टॉप पर आगे हमारे पास क्या की LangChain, ये डिसाइड हो गया कि LLM यूज़ करेगी। LLM हमारे यूज़ केस के मुताबिक उसके पास डेटा इंजेस्ट होना चाहिए, उसमें फाइंड भी होना चाहिए ताकि वो ऑलमोस्ट करेक्ट रिस्पॉन्स दे। दूसरी चीज़ आ गई हमारे LangGraph का हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि अगर मेरे पास केस आया, पहले मैंने सारी स्टडी करने जो ऑलरेडी केस मौजूद हैं उस तरह के, और वो स्टडी करने के बाद फिर एक डिसीजन लेना है। वहाँ पर मैंने क्या करा, LangGraph पर आया, LangGraph पर कुछ नोट्स बनाए, उन नोट्स के अंदर फंक्शंस थे। उन फंक्शंस को मैंने कहा कि जितने भी केसेस हुए हैं, सपोज करें पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सपोज करें उसका कोई डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद है, जितने भी केसेस होते हैं पर्सपेक्टिव रख सकते हैं किसी डोमेन का या जनरल रख सकते हैं कि सारे मौजूद, तो उसकी API हमारे पास होगी। तो पहला काम क्या होगा कि जब केस आया अपने केस को रीड करा, अगर 2 API नहीं या 3 API नहीं तो 2 केसेस हो सकते हैं कि हमारा डेटा आया, डेटा निकलने के बाद उन API को हिट करा और API पर ढूंढ कर रेलेवेंट केस निकाला। लेकिन 1 या 2 या 3 है, फिर डिसीजन कैसे लेंगे, 3 में से 2 पे जाना है या पहली वाली पे जाना है या तीनों पे ढूंढ कर लो। तो अगर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कि हमें डिसीजन लेना है कि API कौन सी कॉल करें, 3 API API कौन सी कॉल करें, तो LangGraph है, LangGraph का पहला नोड स्टार्ट हुआ, पहले नोड स्टार्ट हुआ, हमारे पास केस आ गई, केस है। पहले नोड का काम क्या होना चाहिए, पहले तो वो ये डिसाइड करे कि मुझे इस जो केस आया इसका डेटा कहाँ से लेकर आना है। अगर उसके बाद 3 API है तो तीनों कॉल करनी है, 2 कॉल करनी है, 1 कॉल करनी है। तो यहाँ पर LLM से हेल्प ले सकता है कि मेरे पास ये API है, यहाँ पर सारा डेटा, तो इस केस के मुताबिक मैं कौन सी API कॉल करूँगा, LLM बता दे रहा हूँ ये दूसरी कर दें या पहली कर दें। तो जो एज का डिसीजन बन रहा है कि कौन से वाले नोड पे जाना है, मतलब किस LLM को कॉल करना है, वहाँ से हमारे पास डिसीजन आ सकता है हम इस LLM को कॉल करना है। डिसीजन के साथ साथ हमारे पास वो भी बनता जा रहा है, स्टेट भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है LangGraph फिर हम जाते हैं तो स्टेटफुल हो जाता है, हमारे अपने स्टेट्स होते हैं। अब स्टेट की बिहार पर कोई ना कोई डिसीजन आप स्टेट पे स्टोरेज के ऊपर मैप करते जा रहे हैं कि अभी हमने सर्च करा केस करना था, केस करने के बाद हमारे पास API डेटा आ गया, API डेटा में 100 केस आ गए। फिर उन 100 केस को स्टडी करवाने के लिए दोबारा से LLM को देना पड़ेगा, और साथ साथ जो प्रॉम्प्ट गया है वो प्रॉम्प्ट भी देना पड़ेगा कि LLM उन 100 केस को स्टडी करे और मेरा जो रेलेवेंट टारगेट है उससे रेलेवेंट डेटा निकाल के या उसकी समरी निकाल के मुझे प्रोवाइड करे। तो वहाँ पर LLM दोबारा कॉल होगा। अब वहाँ पर हम ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर कौन सा LLM कॉल हो रहा है जो बेहतर हो ये सारा डेटा कंपाइल करने में और सही रिस्पॉन्स देने में। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हम ओपन नहीं भी जाएँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई अपना ओपन सोर्स LLM हमें लगाना पड़े और उसको फाइन ट्यून करवाना पड़े अपने मुताबिक ताकि वो करेक्ट रिस्पॉन्स दे। फिर सपोज करें 100 केस आए, पहला नोड हुआ, पहले नोड पे क्या हुआ, डिसीजन हुआ कि API कौन सी कॉल करनी है और API कॉल होगी और वहाँ पे स्टेट मेंटेन हो रहा है। दूसरा नोड आया, दूसरे नोड पे क्या डिसीजन हुआ कि 100 केस अगर आए तो उनकी समरी निकाल के लेकर आए, दूसरे नोड पे डिसीजन हो गया। अब साथ साथ ही जिस केस के ऊपर हम बात कर रहे हैं उसका ना पीछे एक ग्राफ भी बनता हुआ जा रहा है, मतलब डेटा मेंटेन होता है। स्टेट में हमारा डेटा आ रहा है ना, स्टेट को हम अपने साथ रख रहे हैं, हमने कहा एक डेटाबेस बनाते हैं
और वो डेटाबेस कौन सा होगा, नॉलेज ग्राफ की भी सारी बातचीत होगी, वो उस पर भी बात नहीं करता, ये सपोज करते हैं डेटाबेस होगा। और डेटाबेस में जो हमारी क्यूरीज होती जा रही है ना, वहाँ पर चीज़ें आती जा रही है। सपोज करें 100 केस है, तो डेटाबेस में 100 केस के लिंक भी चलेगा, समझ लें आईडी चलेगी, कि से फॉलो गया है आईडी चलेगी कि 100 केस स्टडी हुआ है, और ये 100 केस स्टडी होने के बाद हमने LLM को दिया, फिर LLM ने समरी ये निकाल के दी, तो वो समरी में हमारे पास आ गई, ताकि मैनुअल भी डेटा हो, हम उसको बाद में भी खुद से भी देख सकें कि उसमें क्या मतलब उसमें एडिशन करनी है। एजेंट तो करके दे रहा है। फिर एक स्टेप आगे बढ़े, एजेंट ने पूरी हमें ब्रीफ बना के दे दी, और ब्रीफ जाहिर सी बात है LLM से उसने बनवा के दे दी, और बना के उसने क्या करा, जब वो ब्रीफ बना कर दी तो वो डेटे की सूरत में लाजमी है। अगर उस ब्रीफ के साथ कुछ रेफरेंस आ रहे हैं, रेफरेंस क्या होते हैं, इन कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद हमें सर्च करवानी पड़े। तो ऐसा भी शायद हमारी रिक्वायरमेंट में हो सकता है कि जो हमने ब्रीफ सर्च करी है, सपोज करें 100 केस निकले, 100 में से 5 केसेस हमने चूज कर लिए समरी निकाल के कि इन 5 केस हमें डिस्कस करना है। अब जो केस हम स्टडी करते हैं ना, तो केस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे रेलेवेंट चीज़ें मीडिया में भी आई होंगी। हमने कहा एक काम करते हैं, सर्च का टूल भी बनाते हैं। यहाँ सर्च का टूल केस को उठाएगा और उससे केस को उठाकर सर्चिंग करेगा, इससे रेलेवेंट मीडिया पे क्या डिस्कशन होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर या सोशल मीडिया पर, तो उससे भी रेलेवेंट चीज़ें निकाल के लाएगा। तो जब भी केस हुआ तो सोशल मीडिया पर भाई इतना बड़ा नाम हुआ था, इतने सारे लोग जमा हुए थे, फिर जाके इस केस का फैसला हुआ, तो बड़ा अच्छा हमारे पर रेलेवेंट डेटा आ जाएगा कि पहले जब ऐसा कोई केस हुआ था तो इतनी सारी आवाम ने एक एहतजाज रिपोर्ट करवाया था, और ये यहाँ पर मौजूद है इस रेफरेंस से। तो हमारा एक सर्च टूल भी हमने लेकर आ गया दरमियान में, जो केस के हम ब्रीफ निकाल रहे हैं, क्योंकि वो केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिसमें आवाम का प्रेशर ज़्यादा था, वो हम ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे मैनेजमेंट, बट वो केस जो नॉर्मल हो गया, हैंडल हो गया। तो फिर इस बेस में डिसीजन कौन सा किस वक्त लेना है। फिर सर्च हमने कहा सोशल मीडिया से डेटा है, फिर सोशल मीडिया में बिहेवियर निकाला कि जो आवाम थी उसका क्या बिहेवियर था, उस टाइम जो जज था उसका क्या बिहेवियर था, और फिर फैसला क्या लिया गया। तो वहाँ पर भी हमने अपनी ब्रीफ में वो चीज़ ऐड कर ली, फिर सर्च करके रेलेवेंस न्यूज़ जो हमारे पास पेपर्स होते हैं उसमें सर्च कर लिया, सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट सर्च पर कर लिया। अगर हमें कोई ऐसा वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव मिलता है, सपोज करें जिसने उस केस को लीड करा था, सोशल मीडिया में हमें मिला भाई एक समझ लें एक पर्सन है जिसने उस वक्त इस तरह का केस हुआ था जो गलत था, उसने इसको लीड करा और पूरी सोशल मीडिया पे धमाल मचा दिया, फिर जाके इस केस का फैसला हो, और हम उस रेलेवेंट पर्सन के कॉन्टैक्ट नंबर भी निकाल सकते हैं, ताकि हम बोले भी आपने ये केस बड़ा अच्छा प्रेजेंट करा था, हेल्प भी हो गया था, सेम केस दोबारा होगा, सही है। तो हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, या हेल्प की देगी तो हमें पता लग जाएगा भाई ये एट द एंड पर्सन था, क्योंकि अभी की दुनिया में सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी काम के लिए। तो केस के साथ साथ सोशल मीडिया को भी रीड करना चाहिए। हमने अपना यूज़ केस सोचा कि केस सोचा, केस सोचने के साथ साथ सोशल मीडिया के भी हमने कैसे देखे, सोशल मीडिया से हमने प्रोफाइल्स भी निकाल ली, उन प्रोफाइल्स को भी अपने पास डेटाबेस में मेंटेन कर लिया कि 6 प्रोफाइल थे जिन्होंने इस केस को फ्रंट से लीड करा था, और ये 3 प्रोफाइल है जो इसके खिलाफ थे, ये जो होता है ना ये वाली खिलाफ वाली पार्टी थी जो बिल्कुल अपोजिट पार्टी थी। तो वहाँ पर तो डेटाबेस में मेंटेन होता जा रहा है, और वहाँ पर एक ब्रीफ समरी अच्छी बनती जा रही है। एट टाइम हमारे पास ब्रीफ पूरी बन के आ गई, सारा काम हो गया, एजेंट ने अपना काम करके दे दिया। अब हमें हेयरिंग पे जाना था, ऐसी बात है हेयरिंग पे जाके जज को रिप्रेजेंट करना। अब जज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे बुलेट्स पॉइंट क्या होंगे, क्योंकि कोई केस सब फर्स्ट टाइम आप जाते हैं जज के पास लेके, तो पहला डिसीजन क्या होता है कि वो केस सबमिट हो गया या रिजेक्ट होगा। पहले तो ये डिसीजन होता है ना कि जब जज उस केस को अपने पास सबमिट करवाएगा कि हाँ भाई इस केस को मैं लेता हूँ, और क्योंकि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसका सर पेंट नहीं होता, जज बोलता है रिजेक्ट, ये तो मैं लेगी नहीं, क्या है कोई केस थोड़ी है। तो पहले जो इनिशियल समरी होगी कि उसमें आप वो रेलेवेंट चीज़ें टारगेट करें जिसपे केस एक्सेप्ट हो जाए। फिर केस एक्सेप्ट होने के बाद आपकी हेयरिंग होगी, फिर हेयरिंग पे आप जाकर बताओगे कि उस केस में फिर सारी पार्टीज आएंगी, जो होता है प्रोसेस होता है कि वो बनता है कि लेटर मेल बनती है, मेल सबके पास जाती है, केस के अंदर आप सब कुछ लोगों ने आकर अपनी अटेंडेंस लगवानी है, आ रहे हैं। मुझे और लीगल टर्म नहीं पता तो मैं दूसरी टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, तो पहले ब्रीफ बनी, ब्रीफ बनने के बाद केस एक्सेप्ट हुआ, फिर ब्रीफ बनने के बाद अगर केस एक्सेप्ट हो जाता है तो हमें एजेंट ने उससे रेलेवेंट भी एक वर्क फ्लो बना दिया कि अगर ये केस एक्सेप्ट हो जाता है तो ये वर्क फ्लो है, अगर केस रिजेक्ट हो जाता है तो ये जिसको रेमेडी बोलते हैं। रेमेडी पता नहीं क्या होता है, क्या होता है रेमेडी का मतलब? रेमेडी का मतलब होता है इलाज। आप हमारे पास सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना, तो आपकी रेमेडी होती है, आपकी रेमेडी सिटी कोर्ट में आती है, सही है ना? तो आप वो REMEDY हाँ REMEDY हाँ रेमेडी आपकी सिटी कोर्ट में आ रही है, सही है।
रेमेडी इलाज भी तो होता है तो इलाज भी होता है, दूसरे बात है frustration है। अच्छा सारी कर ले टेक्निकल टर्म्स है ना असल में। तो जुरिडिक्शन तो बताया ना, जुरिडिक्शन क्या होती है? जी जी क्या होती है? लीगल मतलब उसके बाउंड्रीज जो है उसकी तो जुरिडिक्शन हमारी क्या मतलब आपकी रेमेडी में क्या आता है वो अपने पहले ये बता दे भाई आपकी रेमेडी में ये वाला कोड आता है। तो हो सकता है आपको कोडिंग में पता हो भाई मेरी रेमेडी में मेरे केस के मुताबिक मुझे जाना कहाँ है, जैसे सिटी कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है और इसकी मुझे कहाँ जाके क्या केस लाना है, रेमेडी में इसने बता दिया। अब रेमेडी निकालने के लिए भी उसके पास कोई डेटाबेस होगा जो ये बताता होगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन किस रेमेडी में आता है, क्या केस होता है, तो किस रेमेडी पे जाना है, किस आपकी जुरिडिक्शन पे जाना है, क्या केस होता है, इसकी भी अलग एक पेज। तो हमारा यूज केस क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ, पहले केस आया, फिर उसने ये डिसाइड करा एपीआई कौन सी कॉल करनी, एलएलएम आया, एलएलएम ने रिस्पॉन्स दिया 4 एपीआई कॉल कर लो, 4 एपीआई कॉल करी, 4 एपीआई से कोई या तो 2 एपीआई कॉल कर लिया, एक कॉल कर, उससे डेटा आया, उस डेटा को वापस एलएलएम को दिया, उस एलएलएम ने ब्रीफ दी, ब्रीफ देने के साथ साथ उसने हमें कुछ कीवर्ड दिए सोशल मीडिया पर सर्च करो। फिर हमने एक टूल यूज़ करा, सोशल मीडिया पर सर्च करके रेलेवेंट टारगेट करके उसकी सोशल मीडिया की सर्चिंग निकाली और सोशल मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया की भी समरी निकाली, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की भी समरी निकाली। फिर उससे हमने ह्यूमन निकाले डायरेक्ट, कौन ह्यूमन उसको लीड करना है, उन ह्यूमन का भी डेटाबेस हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे केस लगाने के लिए कौन सी रेमेडी यूज़ करनी, क्या पैरामीटर रखना जिस पर केस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वो वर्कफ्लो उसने बता दिया कि ये रेमेडी पे आप जाओ, ये रखो, इन केस रिजेक्ट हो जाता है तो आपने दूसरा एक्शन क्या करना है, इन केस वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, तीसरा क्या करना है, इन केस वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, चौथा क्या करना है, ठीक है। तो उसने आपको सारे ऑप्शन दे दिए। फिर आप गए, आपने जाके किसी भी रेमेडी में जाकर केस लगा दिया, जज ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जज ने एक्सेप्ट कर लिया, वहाँ से लेटर मैंने सारे लोगों के पास गए, आपकी हेयरिंग आ गई। अब हेयरिंग के बाद का डिसीजन आपने वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन मैनुअल चीज़ आ गई कि आपने उसको डेटा दिया कि मेरी हेयरिंग है और जज ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया है, हम नेक्स्ट आगे फर्दर काम करना है उसको। तो फर्दर काम के फिर यूज़ केस जो एक्सपेंड होते जाएंगे और कहीं ना कहीं से वो लाकर आपके केस को सॉल्व कर देंगे। तो ये वो यूज़ केस है जो मैंने अभी रैंडमली सोचा है। जी सर। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक टास्क देता हूँ आगे। ये मेरा लाइव बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि पहले बच्ची की शुरू करूँगा ना, मेरे पास कितना टाइम है, 45 मिनट्स 45 मिनट। तो अभी आपका दिमाग भारी हो गया होगा, तो ऐसी मगर इम्पोर्टेंट बात है पोस्ट ग्रेजुएटी। आपने कितने लोगों ने आज तक अपना IQ टेस्ट किया इंटरनेट पे? कितना है? 140? 120 to 130 सर 130 प्लस था लास्ट। बट मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ गलती हुई, 150 होना चाहिए। नहीं, उसको गलती हुई होगी। हाँ वो सही से मैंने IQ का मामला ये है कि मेरा IQ ना 100 और 110 है। एवरेज दुनिया का जो ना 100 है। गेस करें ChatGPT 4o का या llama 3.2 का IQ कितना है? आइंस्टाइन वाला ना 160 ये 160। IQ कम है सर। इस वक्त उसका 80 और 90 है। ये रिपोर्ट कर रहा है अभी, कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनी वो रिपोर्ट कर रही है। और गेस करें, मेरा 110 है, ChatGPT 4o का तकरीबन 80-90 है, ChatGPT 4o1 का कितना है? भी देख लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। ChatGPT 4o का कितना है? 124। तो नजम के करीब तो पहुंच गया। नजम वो वन जो है तुम्हारे करीब, तो मेरे से तो बहुत तेज है, मैंने करीब पहुंच गया। पॉइंट ये है कि AGI इन थ्योरी तो अचीव तकरीबन हो गई है।
कि ओवन के अगले 2-3 वर्जन आएंगे ना, उसमें ये चीज हो जाएगी कि ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब जो समझने की बात है मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो जनरल इकोनॉमिक डाउनटर्न और फिर ये सब चीजें, अगर ये सब चीजों में आपने ध्यान नहीं लगाई, इवन अमीन जैसे, कासिम जैसे, हमजा जैसे लोगों को भी मसला पड़ेगा। अच्छा भाई, पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, आपका भी मसला होगा। सर आपसे मुझे इंफॉर्मेशन इतनी रैपिडली चेंज हो रही है, अगर आप अडॉप्ट नहीं करते तो दुनिया वहाँ जाएगी, आप पीछे रहेंगे। अच्छा, और जॉब का ही मसला है। अच्छा, और मेरी प्यारी बेटियों, आपका ना तो बहुत बड़ा मसला है। एक तो पाकिस्तानी माशरा भी कुछ करने नहीं देता, मगर पॉइंट मेरा कहने का ये है कि अब ये कोई बहाना बचा नहीं है। जिसके पास लैपटॉप है मेरे बच्चों, उसको कौन रोक सकता है भाई? कोई नहीं रोक सकता। हाँ, रात को खाली तो आपको करनी पड़ेगी, वो तो मैं नहीं कर सकता ना आपके लिए। तो अपने आप को डिसिप्लिन करो, आज तक जो भी हुआ उसको साइड पे करो। अभी सोचो कि नजम तो हम खींचते खांसते इसको लेके आए हैं एआई की तरफ घसीटते हुए, मगर फिर भी आपसे आगे निकल जाएगी। अभी इसको 2-3 महीने पहले ही समझ में आया, अगर इसको 1 साल पहले समझ में आ जाता तो पता नहीं क्या करता अभी। मगर पॉइंट मेरा कहने का ये है कि नजम अभी तो टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाता हूँ, बड़े वाले ना। हमजा तुमने ये सोचना है नजम और अंजुम को बीट करना, अभी अमीन को और आसिम को बातें बीट करना, तो अगला टारगेट ये नहीं कि कुछ छोड़ कर सकते हैं बिल्कुल। निजाम के लिए इजी है सर, कोई तो मुश्किल नहीं है। अच्छा, अंजुम को और नजम को पहले बीट करना है, आपके सामने है ना। और एडवांटेज भी है ये, अंजुम भाई की तो बेगम भी है, नौकरी भी है, और बाकी एक्स्ट्रा कुलर एक्टिविटीज सब। फिर ये चिकन भी खाना होगा और नैंडोज भी खाते रहते होंगे। हमें तो ऐसे ही लगेगा ना कि हर रोज सुबह उठते ही नैंडोज खा लें, जबकि जिसकी चाहे जो काम करता है उसे खाया ही जाता है। मगर हम ख्वाब में तो यही देखेंगे ना मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर से ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग है और सब कुछ है, तो आप लोग तो बिल्कुल करो। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे पे। पहले तो 1 मिनट जरा सा रेस्ट का टाइम है, मैं भी आके बंद करके रेस्ट करता हूँ, आप भी फिर आप नया शुरू करते हो। अच्छा जी, शुरू करते हैं। देखिए, आप सबको बताया कि आप इस क्लास में आते हैं, हमारा जो तरीका भी है, पढ़ाते हैं हम। तो मैं आपको एजेंट का एक वर्कफ्लो समझाता हूँ, और फिर उसको हम जिस तरह डेवलपमेंट करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी समझाऊंगा। नंबर 1, और आप इसमें जल्दी से जल्दी आए वो करके। इस क्लास में कितने ऐसे लोग हैं जो बैठे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं एल्फा या बीटा टीम के लिए? नहीं, काफी सारे आप ही हो रहे हैं ना काफी। अच्छा, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, टीचर आया, टीचर ने कहा कि मैं पाइथन का कोर्स पढ़ाऊंगा, तो मैंने कहा कि उसका कोर्स का टाइटल दो और कोर्स की ग्रेजुएशन को। जब उसने टाइटल और डिस्क्रिप्शन दी तो मैंने एक प्रॉम्प्ट की टेम्पलेट बना ली है लैंगचेन में। टेम्पलेट्स होती है ना, टेम्पलेट बनाई है। वो जो उसने डेटा दिया है उसको मैंने टेम्पलेट में डाला।
वो टेम्पलेट पहले ही 1000 टेस्टों से गुजरी हुई है और ऐसे नहीं कि वो सही है, 99.99 रिजल्ट देती है। और उस टेम्पलेट में वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम एक बुक राइटर हो या कोर्स पे देखेंगे कोर्स बनाने वाले बंदे हो, तुम एक टेबल ऑफ कंटेंट बना के दो एक बुक का। वो जाएगा, अब अगले स्टेप पे जाएगा इसमें लाइन ग्राफिक, और वो कॉल करेगा एलएलएम को उस टेम्पलेट से, लाइन चेन से, और टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा उसको जेसन फॉर्मेट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होगा, टाइटल तो वही होगा जो किताब का है, फिर चैप्टर्स के नाम होंगे, उसके अंदर टॉपिक्स के नाम होंगे, और उसके अंदर सब टॉपिक्स के नाम होंगे, और थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी होगी, थोड़ी ज्यादा नहीं। और ये सब कौन कहेगा, टेम्पलेट उसको कहेगा कि ये बना लो। जब वो उसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, नॉलेज ग्राफ एक क्रिएट कर देगा, चैप्टर कंटेन्स दिस टॉपिक कंटेन्स दिस सब टॉपिक, और थोड़े थोड़े डिस्कशन, यानी जिसको कहते हैं सिनॉप्सिस ऑफ द चैप्टर। ये सब किसने करके दिया, एलएलएम। फिर टीचर से कहते हैं, इसको कहते हैं मैन इन द, क्या कहते हैं, ह्यूमन इन द लूप। ह्यूमन इन द लूप से टीचर से पूछा कि ये आपको पसंद आया। अब ये जो मैं जितनी बता रहा हूँ ना, ये मुख्तलिफ टीमें को काम किया जाएगा। अभी आप सोचना शुरू करें कि जो उस टीमों में है कि आप कौन सा वाला काम करेंगे। अच्छा, ह्यूमन द लूप में वो दिखाएगा उसको, एक तरह की किताब का ब्रीफ है, एक तरह से टेबल ऑफ कंटेंट और उसके थोड़े थोड़े टॉपिक वो देखेगा, और या तो चेंज करेगा या उसको ऐड करेगा, और टॉपिक ऐड करेगा, या कुछ टॉपिक डिलीट करेगा, चैप्टर डिलीट करेगा, या डिलीट करेगा। वो कहेगा कि सही है, सही हो गया। ह्यूमन इन द मिडिल, ह्यूमन इन द लूप। आप क्योंकि वोकैबुलरी हमें वही इस्तेमाल करनी चाहिए जो इंडस्ट्री की है। अब क्या किया उसने, हर टॉपिक के लिए और हर चैप्टर के लिए मार्कडाउन में पूरी तफसील दी थी। स्टूडेंट टीचर फिर आएगा, उसको रिव्यू करेगा और ओके कर देगा। जब ओके करेगा तो एक गिटहब पे रिपॉजिटरी क्रिएट होगी, वहां पे चैप्टर डायरेक्टली होंगे और सब टॉपिक्स और टॉपिक्स भी डायरेक्टली होंगे, नेस्टेड डायरेक्टली होंगे, और मार्कडाउन होगी। गिटहब पे डालने का क्या फायदा है, क्या ऑब्जेक्टिव है? गिटहब का लाने का ऑब्जेक्टिव है कि फर्ज करें हमारी जैसे पाइथन की क्लास है, 10 टीचर है, अभी तो सिर्फ एक ने रिव्यू किया, मैंने किया, वो अमीन कासिम कोई भी उसको चेंजेस देख के कमिट मारेगा। अब हमारे पास एक डेटा रखा हुआ है, किसमें, ग्राफ डेटाबेस में, नॉलेज ग्राफ, और गिटहब बना हुआ है। हमने गिटहब में कमिट मारा, अमीन ने क्या लिया, जीसीपी की इसको कॉल कर डिस्क्रिप्शन को टाइटल चेंज कर दिया चैप्टर का। अब कैसे अपडेट कैसे करें ग्राफ डेटाबेस को, तो क्या होगा, गिटहब एक्शन फाइल होते हैं जब भी आप कमिट मारते हैं, गिटहब एक्शन फाइल होते हैं, कुछ भी नहीं होती, स्क्रिप्ट चलती है। वो स्क्रिप्ट चलेगी कि ये टाइटल चेंज हो गया, प्लीज ग्राफ डेटाबेस को भी चेंज करें, सही है। अब जब ग्राफ डेटाबेस में चेंज कर दिया उसने, तो अब दोनों इनसिंक है। अब हम एक और भी बना सकते हैं, क्या अलग अलग में गिटहब एक्शन जो पीडीएफ जनरेट करता हूं, एक और भी गिटहब बना सकते हैं एक्शन जो नेक्स्ट.js की वेबसाइट जनरेट करता हूं। तो कंटेंट तो है ना, अब तो HTML में कन्वर्ट करना है और डायरेक्टरियां बनानी है जैसी, तो CMS भी बना सकता है
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी बना सकता है नेटलिस्ट को यूज करते हुए ऑटोमेटिक, और पीडीएफ भी बना सकता है, मगर अभी ये छोड़ो, ऑप्शन मैंने बता दिया। अब ये तो करके हमारा कोर्स अनाउंस होने के लिए तैयार हो। आसिफ भाई, अभी तक जो अनाउंस होने के तैयार हुआ है, ये क्लास एडवाइस है, फिर हम करेंगे कि स्टूडेंट आएगा तो फिर उसका फ्लो क्या होगा। अच्छा दोस्तों, सर जी ने जैसे बताया कि सिस्टम बहुत ही आसान है कि स्टूडेंट जैसे ही हमारे पास आ रहा है तो हमने जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपकी यानी सब्जेक्ट है, अच्छा हायरार्की समझते हैं, हायरार्की क्या है, किस तरह से वर्क फ्लो है। सबसे पहले हमारे पास ऑलरेडी पीआईसी के स्टूडेंट हैं या हम पैनावर्स भी लॉन्च करते हैं, तो स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड होने वाला भी हमने कन्वर्सेशन वाला इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल सी यूआई है। डायरेक्टली जिस तरह आप लॉगिन या साइन अप होते हैं उस तरह आप अपना डेटा डालेंगे, आपका डेटा हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, सेशन हमारे चल रहे हैं, तो सेशन में किस सेशन में, इसमें ह्यूमन भी आपके इन्वॉल्व हैं, यानी आपके जूम सेशन हुआ करेंगे। इसके अलावा आपकी जो प्रैक्टिस आप घर पे जाके नहीं करते, वो प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी है, उसके लिए हम इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं जो लड़के हैं, जो कि पर्सनलाइज होकर आपको पढ़ाना स्टार्ट करें। क्योंकि घर पे प्रैक्टिस नहीं करते, अब वो प्रैक्टिस जो है आपसे एआई करें, ठीक है। अच्छा, एआई कैसे करना, आपका लेवल क्या है, आपको क्या चीज़ें आती हैं, तो उसके मुताबिक वो क्या करेगा कि क्लास में कौन से टॉपिक करवाए थे, आपको वो कुछ टास्क देता है। वो टास्क जो है वो हमने देखा कि उसका वर्क फ्लो क्या है, कि वो किस तरह टेबल ऑफ कंटेंट टॉपिक्स के हिसाब से बनाता है, उसका पूरा आउटपुट मार्कडाउन की सूरत में हमें देता है बाय डिफॉल्ट एलएलएम। और उसके बाद उन टॉपिक्स को अगर हम चाहें तो पीडीएफ की सूरत में आपको दिखा सकते हैं। उस मार्कडाउन को हम चाहें तो गिटहब के ऊपर, अच्छा गिटहब का हमको सेट करवा रहे हैं कि जो भी उसने कंटेंट आपको सिखाने के लिए बनाए तो वाकई लॉजिकल सही हो सकता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस हमें करनी है, जो भी चेंजेस करनी हो ह्यूमन इन अ लूप हम उसमें शामिल कर सकते हैं। तो आपका जो भी आउटपुट आ रहा है हम चाहें तो ग्राफ डेटाबेस में भी रख सकते हैं हम उसको, लेकिन इस वक्त कहाँ पे सेट करवा रहे हैं, गिटहब पे सेट करवाने की वजह कि ह्यूमन भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, उसमें चेंजेस कर सके, और फिर उस गिटहब की जो कंटेंट आपको पढ़ाने हैं पर्सनलाइज हो, उसको वो क्या कर सकता है, इंसान अपडेट कर सकता है। और उसी मार्कडाउन से क्योंकि उसमें पूरी हायरार्की होगी, उसके अंदर आपके फोल्डर्स होंगे, उसमें readme.md होगी, तो उन तमाम टेबल ऑफ कंटेंट को उठा के वो पीडीएफ बना के आपको दिखा सकता है। अच्छा, अब ये फीचर्स हम आगे उसमें इन्वॉल्व करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, पीडीएफ बना के आपको सिखाएं। हो सकता है इंटरेक्टिव आपका इंटरप्रेटर हम बनाएं, जैसे कि ChatGPT-4 कैनवास बना, वो टॉपिक आपसे वो प्रैक्टिस देगा और आप वहाँ पे बोर्ड कर वहाँ तो चेक करके उसको आगे असेसमेंट आपकी सेट करता जा रहा है। अच्छा, हो सकता है अवतार हो एक वीडियो, उन टॉपिक्स को उठा के एक एलएलएम खूबसूरत सा आपकी एक वीडियो और खूबसूरत सी आवाज़, जैसे कि एडवांस मॉड अभी जो आया है उस मॉड को इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत सी जेनिफर की आवाज़ में लड़की की आवाज़ आपको आ रही हो और वो आपको सिखाएगी कि चलिए जी पढ़ने का टाइम हो गया, अब आप रेडी हो जाए, ठीक है। तो आप सब काम छोड़ के बोलते हैं यार अब तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो मीन्स ऐसा असिस्टेंट हमारे पास यानी वर्चुअल एजेंट होगा जो वीडियो की सूरत में, ऑडियो की सूरत में, इवन एनिमेशन की सूरत में आपको पढ़ा रहा होगा। पर्पस क्या है, इस सिस्टम के अंदर ह्यूमन जो कि सिस्टम एग्जिस्टिंग हमारा है वो है, घर पे जाके जो आप लोग पर्सनलाइज स्टडी नहीं करते वो स्टडी करवाने की जिम्मेदारी जो होगी वो इस एआई एजेंट सिस्टम की होगी। अब उस एआई एजेंट सिस्टम में अभी हमने आसान देखा है कि पर्सनलाइज आपको जो टॉपिक्स पढ़ाएं उन टॉपिक्स के मुताबिक आपके लिए टेबल ऑफ कंटेंट बनाएं, उसमें ह्यूमन अच्छा कॉन्सेप्ट करवा दें गिटहब पे, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, ह्यूमन उसको चाहे तो अपडेट कर सकता है। उसके बाद उस कंटेंट से टेबल ऑफ कंटेंट से हम चाहें तो पीडीएफ इनिशियल, हम चाहें तो हो सकता है वो HTML जनरेट करवाते हुए आप अपने पोर्टल पे लॉगिन होते हैं वहाँ पे ले जाएं,
हो सकता है कोई इंटरप्रेटर हम बना दें जो कि हाथों हाथ आपसे कोडिंग करवाता जाए, कितने टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, कितना आपको समझ आया है। इवन ग्राफ डेटाबेस के अंदर तमाम स्टूडेंट की जो नोट्स है उनका डेटा हमारे पास मौजूद है, और मुझे ये पता होगा कि इफ एस या एजेंटिक या कोई भी ऐसा टॉपिक जिमनाई में किस बंदे की कितनी लाइक एक्सपर्टीज है, क्योंकि नोट्स है तो हर बंदे ने कौन कौन सी चीज़ों को कवर किया हुआ है और किस लेवल का कवर किया हुआ है। वो सारी नोट्स जस्ट मैं उनको सिलेक्ट करूँगा तो मैं क्लास में जब बैठा हुआ करूँगा तो मुझे पता होगा कि जस्ट मैं नॉलेज ग्राफ निकाल के देख सकता हूँ किसको कितनी चीज़ है। तो बेतहाशा आपके भी बेनिफिट्स होंगे स्टूडेंट्स के। तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो टोटली रीमैप होने जा रहा है। अच्छा सिर्फ हम ही लगेंगे, पूरी दुनिया सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को ही अपग्रेड करने में लगी है। जी सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब फिर जो है 1 मिनट का रेस्ट करते हैं, तो फिर अगला स्टार्ट करता हूँ। ये बड़ा जरूरी है, पढ़ाई घर पे भी करते हैं ना, तो मैं तो जरा सा खतरनाक काम करता हूँ, जरा फ्रेश की तरफ जाता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, देखता हूँ फिर भी क्या रखता है। 2 दिन पहले हमारे ना ईद पे वो बनता है हलीम, वो बच जाता है तो फ्रीज हो जाता है। तो कल परसों जब मैं जाने लगा थर्सडे को, तो मेरी बहन ने ना वो गर्म करा के रख दिया, इतना बड़ा बाउल का। अब मैं यही जो आपको पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जा रहा था, हलीम खाता जा रहा था। तो मैंने शाम तक देखा कि यार वो तो बचा ही नहीं, मैंने पूरा करेस्टर ही खा लिया। मतलब ये ही परमिशन नहीं यार, क्या करते हैं, तो करना पड़ेगा, इसको बारी नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे निहारी वाले कितने लोग हैं और हलीम वाले, निहारी वाले कितने हैं? सर दोनों ही वाले हैं सर। जो बात है, कभी निहारी का मूड दोनों बात उठा रहा है। ये दोनों के लिए हाथ और हलीम वाले कितने हैं? ये कहना मेरे तीसरा हाथ नहीं है, मैंने तीसरा भी कर। अच्छा जी, अमीन ये क्वेश्चन आप सुनेंगे, पहले मैं रसम कर लूँ तो फिर आप रिवाइज कराएंगे। वो अब आया स्टूडेंट। अच्छा, अभी तक क्या हुआ है, एक किताब तैयार हो गई है, वो गिटहब पे रखी है, अभी सिंपल सा है, और एक नॉलेज ग्राफ बनाना है। स्टूडेंट आया, उससे हमने कहा पाइथन का क्वेश्चन या तुम्हें पाइथन आती नहीं आती? उसने कहा नहीं आती, तो मसला नहीं। फर्स्ट करो कहता आती है, और ज़्यादा तो पाकिस्तान में शोधे ऐसे ही कहेंगे आपने तो आती है, सब आता है, पहले ही आता है, एक्सपर्ट लेवल का, एक्सपर्ट लेवल का आता है। आप हमने उससे सवाल पूछते हैं, ये सवाल कहाँ से है? हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट तो बना हुआ रखा है, उसमें आप ये नोट करें, ये मुझे जबकि इतनी सिंपल बात है, बच्चों वाली बात है, मगर मुझे नहीं समझ आ रही। सवाल जीपीटी ने नहीं बनाने हैं, सवाल जीपीटी ने बनाने हैं, मगर उस कंटेंट को देख के जो हमने जनरेट किया अभी तक और टीचर ने एडिट किया। जनरल कैरेक्टर का सवाल बना लेंगे तो उसे क्या फायदा होगा? अच्छा, ये अच्छी कॉमन सेंस की बात समझ में नहीं आ रही। तो इसका मतलब है ये कंटेंट सारा कहाँ रखा हुआ है? डेटाबेस में। तो हमें ग्राफ रैग इस्तेमाल करके जीपीटीसी कहना है कि तुम इसके सवाल बनाओ हर टॉपिक के और सब टॉपिक के और चैप्टर, और वो डेटाबेस में रख देंगे उसको लिंक करके। अभी डेटाबेस का स्कीमा मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। तो वो क्वेश्चन बने हुए किस पे अप्लाई हुए हुए, जो हमारा कंटेंट है। जनरल क्वेश्चन नहीं है, हमें उसको कोई मतलब नहीं है। जनरल क्वेश्चन हम क्या करेंगे ना, जब तो फायदा नहीं है ना। हमें तो वो जो हमारा कंटेंट है उस पर क्वेश्चन करना। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म, अच्छा मैं उनको क्वेश्चन नहीं कह रहा, उनको इंट्रोडक्शन कह रहा। क्यों? ताकि ब्रॉड हो जाए हमारी डेफिनेशन। क्वेश्चन की 5-6 टाइप्स तो हमने बनाई है, मगर अब हमें चाहिए बहुत सारे टाइप, वो आती रहेंगी, बनती रहेंगी। आप उससे क्वेश्चन पूछिए, हमने बंदे से पाइथन किया, इंशाल्लाह 3 महीने में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। बिहार ने और इस्लामाबाद वाली टीम ने यूनिवर्सिटी का वो वाला ऑनबोर्डिंग तो बना लिया है, वो तो बना ही लिया है, तो वो तो बना ही लिया है,
ये अभी वही कर रहे थे जो आज आ रहे थे ना, वो तो बना ही लिया है। हम इसका आप अंदाजा करें पावर, पाइथन तो 1000 लोग पढ़ा रहे हैं और एआई भी पढ़ाएंगे 1000 लोग, मगर अगर हमारे ये सिस्टम प्लेटफॉर्म होगा तो हमसे कौन कम्पीट करेगा? हमारे टीचर भी है, लाइव टीचर भी है, हमारे साथ एआई भी है। अब वो आया, हमने उससे कहा पाइथन आती है ना बेटा? वो 10 आउट ऑफ 10 आती है। हमने कहा कि जैसे कुछ देना, उससे कुछ दिलाया और हमने देखा कि हर टॉपिक के सवाल है और ये देखा कि उसको वो टॉपिक कितना आता है। और हमने क्लासिफाई किया कि या तो नहीं आता। अभी हम ऐसे एक लड़का बहुत तेज है, मेरा पुराना ऑपरेशन बदर का स्टूडेंट है जावा के ज़माने का, वो सिस्टम नेविगेट में भी उसने 8-10 साल में काम किया। उसको बस लोगों से थोड़ी चिड़ है तो वो पढ़ाने में उसका दिलचस्पी नहीं है, मगर है बहुत अच्छा डेवलपर। तो सोचता है, तो वो कहने लगा सर ये 10 कैटेगरी ना रखें, 3 कैटेगरी रखें, क्लासीफाई करने में आसान होती है कि कोई टॉपिक उसको या तो नहीं आता, या सेटिस्फैक्ट्री आता है, या सोचो आता है। 3 कैटेगरी 1 2 3। कह रहा सर 10 रखेंगे तो मुसीबत पड़ेगी, उसकी राय मेरे ख्याल से सही कह रहा है। अच्छा, तो 3 कैटेगरी में हमने सब टॉपिक को डिवाइड कर दिया। जहाँ पे हमने सवाल नहीं पूछा या जो सवाल नहीं पूछा हमने उस चीज़ का, तो वो डोंट नो कि कितना आता है। तो मैं भी ये दूसरी डोंट नो का -1 की कैटेगरी रखनी पड़ेगी एंड सो ऑन। अब हमने उसको कैटेगरी डिफाइन कर दिया, हर टॉपिक का हमें पता है उसको कितना आता है। अब हमारा नॉर्मल टीचर आया नजम। अच्छा, ये सिर्फ तो पता है नजम सिर्फ गोरी लड़कियों को पढ़ा रहा है, पाकिस्तानी लड़की, क्या? पाकिस्तानी लड़की शादी तो यहीं करेंगे ना। मतलब पॉइंट ये है कि हमें तो बिल्कुल नहीं पढ़ा पाए। अभी तुम्हारा कोई फिक्र नहीं है, नजम बिल्कुल नहीं पढ़ाया। बाकी जो बैठे ना सिर्फ इनको कोई नहीं पूछेगा। अब ये बात तो उसको हमें पता है, हमने उसको नोटिफिकेशन देंगे स्टूडेंट को कि बेटा ये टॉपिक नजम अभी फॉलो पढ़ा रहा है, आपको फॉलो इतना अच्छा आता नहीं, तो प्लीज़ इतने बजे क्लास होगी जो शेड्यूल क्लास है, या उसमें ये आएगा मैं नोटिफिकेशन कि आपको आती है मगर इतनी अच्छी नहीं आती, या कि आपको तो आती है फॉलो मगर आप लेना चाहें तो इसको क्लास होगी। इतनी नोटिफिकेशन इसी हो सकते हैं टाइप पे 10,000 के 10,000 स्टूडेंट को नोटिफिकेशन आएगा। जी, ये मेरी इंटरप्रिटेशन। सर वैसे इसके बीच में ये भी तो रख सकते हैं कि ये वीडियो अवेलेबल है, ये देख लो, फिर दोबारा टेस्ट दे दो, या फिर अगर उसके बाद भी काम नहीं, हम ये चाह रहे थे कि वीडियोस रिकॉर्डेड ना रखें, सही है, अपनी मार्केटेबिलिटी बनाने के लिए, दूसरों से बेहतर करने के लिए। सही है। हम जब वीडियो रखें तो वो अभी आपको डिस्कस करता हूँ, अभी तो अभी वाली इटरेशन में कर रहा हूँ। अब उसको पता लगा कि मैंने देखनी नहीं देखनी क्या, तो उसको इन्फॉर्मेशन देखी सारी, तो उसको छोड़ देना, उसको लिखती है कि जूम पे इतने बजे होगी क्लास। अच्छा, उसने क्लास देखी, क्लास देखने के बाद आई इन थ्योरी तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे। तो जूम पे एब्सेंट प्रेजेंट, अगर सबसे वो एब्सेंट था जूम पे, तो अब ये अज्यूम करते हैं कि मुझे नहीं पता वो कैसे मालूम करेंगे, मगर अभी अज्यूम करते हैं कि अभी पता है कि वो एब्सेंट या प्रेजेंट है। तो हमने कहा उसको कि जरा सा मेरे भाई मेरे प्यारे बहन जरा सा आ जाओ अगले 24 घंटे के अंदर, जब भी आप फ्री हो तो प्लीज़ जरा सा AI से इंटरेक्शन करने आ जाए। वो AI से इंटरेक्शन करने आया, फिर हमने उससे सवाल इंटरेक्शन किया और इंटरेक्शन करके हमने मालूम किया कि जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसको कितना समझ आया। जब टॉपिक कितना समझ में आया हमने क्लासिफाई कर दिया, तो उसको जो नहीं समझ में आया क्योंकि हमारे कुछ कंटेंट जो है उसको दिखाया, यार ये जवाब पढ़ लो। अभी एक चीज का मुझे सोल्यूशन समझ में नहीं आया, वो क्या, मैं जब पढ़ाता हूँ आमतौर पर जैसे ग्राफ, किसी चीज का ग्राफ पढ़ाया, या जैसे अभी वर्टिकल में देखा आपने, अभी तो इंग्लिश ही नहीं आ रही उसको, तो मैं वर्टिकल जितने भी पढ़ाते जाऊँ तो फायदा नहीं होगा। तो एडिशनल कंटेंट का क्या किया जाए,
मैंने इस्लामाबाद की क्लास में एडिशनल कंटेंट का ये सोल्यूशन पेश किया कि आप ये करें कि जब देखा कि ये स्टूडेंट ने वो ग्राफ, आपको लगा कि ग्राफ ही नहीं समझ में आ रही है, को लगा कि ग्राफ ही समझ में नहीं आ रहा है, तो उसने क्या किया कि एक एडिशनल कंटेंट क्रिएट किया, अपेंडिक्स लेक्चर, अपेंडिक्स 1 अंडरस्टैंडिंग ग्राफ, और वहाँ भी लिख दिया इधर नॉलेज ग्राफ में भी और डेटाबेस में भी, मतलब गेटअप पे भी अपडेट। तो जब ये मैंने सोल्यूशन पेश किया कि यानी एडिशनल कंटेंट भी ऐड होता रहेगा, एआई करता रहेगा, तो वानिया ने कहा कि ये तो ऐसा गंभीर सोल्यूशन बन जाएगा कि वो तो हमेशा ऐड ही होती रहेगी चीज़ें और कोई स्टेबिलिटी आएगी। उसकी राय ये थी कि ये ना किया। मैंने कहा तो फिर कैसे बनाएगा? कहने की वो सिर्फ कंटेंट उस बंदे के लिए रख दिया जाए। ये अब मुझे कुछ समझ ज़्यादा अच्छी बात नहीं लगी, मगर उस वक्त क्लास में ज़्यादातर लोग थे, उन्होंने वानिया का साथ दिया। सर ये भी तो हो सकता है कि एडिशनल कंटेंट पहले से बना के रख दिया जाए, अगर बेसिक समझ ना आए, क्लास समझ ना आए तो वो एडिशनल कंटेंट की तरह रेफर कर दे, बट एडिशनल कंटेंट हम पहले से बना के प्रिपेयर करके रखते हाँ वो तो फिर मेन रिपोजिटरी में रखा होगा ना डेटा में। सर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि लोग ना पढ़ते नहीं हैं, वीडियोस फिर भी देख लेते हैं, हाँ तो एडिशनल कंटेंट जो हो वो वीडियो बेस्ड हो। तो हाँ दूसरी बात ये है कि बजाय बना कर रखने के यूट्यूब के लिंक फॉरवर्ड कर दिया है उसको कि वो देख कर मार्क कर दे कि ये मैंने अभी हमने हमारे वाले केस में ना, अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ ह्यूमन टीचर है। अभी तुम सुनिए, अभी मैं आ रहा हूँ उस पर, दूसरे वाले पे आ रहा हूँ। तो जो आपने ये कहा उसको ग्राफ समझ में नहीं आ रहे थे, ये किसने जज किया था? एआई ने जज किया था या एआई ने जज किया था? तो एआई एडिशनल कंटेंट उसके उसमें, अब ये तो मेरे ख्याल में इतना मैटर नहीं करता कि हम उसको एग्जैक्टली कहाँ पर शो करें, बट मेरे ख्याल में स्टूडेंट के उसमें स्टूडेंट का डैशबोर्ड कहाँ पर है, कहाँ पर स्टूडेंट को अपना सब पता चल रहा होगा, वो तो डैशबोर्ड है, उसके वेबसाइट के डैशबोर्ड हाँ। हम वहीं पर उसको शो कर दें कि आपने ये वॉच करनी है, और वॉच करके या तो हम यूट्यूब से डेटा ले लें कि उसने वॉच कर लिया पूरी, क्योंकि अटेंडेंस की ऐप हैगी जूम पर, हाँ। ठीक है, अभी मैंने देखी है, अटेंडेंस ले सकते हैं हम, वो तो इशू नहीं है। अब तो यूट्यूब भी कुछ दे रहा होगा एपीआई जिससे हम पता अच्छा वो तो सही। अच्छा अब मसला क्या है, मैंने इस पे वानिया से ज़्यादा बहस की थी क्योंकि अभी प्रीवियस हो रहा है, अभी पहले बेसिक वाला तो इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर बाद में भी देखेंगे सेकेंड उसको। मगर अच्छी बात क्या है कि हमके सबके दिमाग में आ जाएगी ये एडिशनल पॉइंट है, तो फिर देखेंगे उसको आस्ते आस्ते आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा अब वो आ गया टीचर, वो उसने कहा ये टीचर हो गया। अब मैं फिर एक मिनट एडिशनल कंटेंट भी दे दिया। अच्छा अब मैं आपको स्कीमा बता नॉलेज ग्राफ, 30 सेकंड का ब्रेक है, मेरे को रेस्ट करने कल मैं हमेशा रेस्ट किया करें, वो लोग 3 घंटे पढ़ेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। मैं तो हैरान होता हूँ लोग ऑफिस में 7 घंटे 8 घंटे काम कैसे करते हैं, तो मैंने जॉब वालों से पूछता हूँ, उन्होंने कहा बेवकूफ करता कौन है? वाला सवाल ही बेवकूफ़ी का है। सर मैंने तो 25 मिनट और 5 मिनट के टाइमर लगाया हुआ है, 25 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट बाद फिर 25 हाँ मिनट। मैं नहीं कर सकता। सर आप मतलब आपकी वो प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती इसका कोई नाम मैंने सुना नहीं। आज का। हाँ मैंने भी कहीं से पढ़ा था, मैंने भी किया था। जी पोमोडोर टेक्निक, बिल्कुल फोकस टाइम में देता है माइक्रोफोन। बिल्कुल, तो 25 मिनट 5 मिनट ये चलता रहता है। अच्छा जी स्कीमा, ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज से पहले जो साइफर है उसमें नजम स्कीमा नहीं था, कस्टर्ड लगा देते थे आप। अच्छा वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। क्यों नहीं पसंद आता था यार? खासतौर पर जैसे एआई में अगर आपने स्कीमा दी दिया है ना, वो इतना हैपेजेंट बन जाती है चीज़ें और इतनी मिल जाती है आपको चीज़ ही समझ में नहीं आती सामने रखे हुए कि ये कनेक्शन क्या है। हजारों कनेक्शन बने हैं, अब आपको क्या नहीं आता, मुझे नहीं आता। अच्छा मैंने पहले ग्राफ का क्वेरी लैंग्वेज एक प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया तो वो फेल हो गई क्योंकि स्कीमा नहीं था। अभी भी साइफर में ऐड नहीं हुआ न्यू फॉर जेवी स्कीमा, मगर
हम बना सकते हैं, वो जब आएगा तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे। सर ऐसा पॉसिबल है कि हमने जो डेटा ग्राफ डेटाबेस में एक दफ़ा एंटर कर दिया, हाँ। कनेक्शंस बन जाए, ग्राफ्स वगैरह बन जाए, हम वापस दोबारा निकाल सकें, या बन गई है ये? नहीं क्या मतलब डिलीट कर सकते हैं? नहीं। हम एक स्ट्रक्चर डेटाबेस में स्ट्रक्चर डेटाबेस में हम एसक्यूएल की मदद से डेटा एंटर करते हैं, और हमारे डेटा रिलेशनल डेटाबेस में हम डेटा एंटर करते हैं, और डेटा का एक स्ट्रक्चर होता है। हम डेटा वापसी आराम से रीड कर सकते हैं, और वो सिर्फ एक क्यूरीज की मदद से नहीं आता, बल्कि पुरानी वाली फॉर्म में भी वापसी आ सकता है जिसमें हमने एंटर किया था। लेट से हमने एक फॉर्म फिल कराया था यूज़र से, तो हम वापसी उस फॉर्म में शो कर सकते हैं डेटा। हम क्या ग्राफ डेटाबेस? आप ये कह रहे हो आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, आपने रिलेशन डेटाबेस में रखा, आप वापस मंगा के दोबारा ऑब्जेक्ट में शो करा सकते हाँ कर सकते हैं। क्या हम ग्राफ में भी यही है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे कंट्रोल में, तो प्रोग्रामिंग में ना तो वेरी स्टोर कर रहे हैं। वो तो हम वहाँ से मंगा के ऑब्जेक्ट में अभी मतलब इस मामले में सर कंफ्यूज हो तो हमें कन्वे नहीं कर पाए। बेशक मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं वाकई बहुत मैं सवाल ही समझ में नहीं आया। इनका सवाल ये है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट में डेटा है, सर भाई का सवाल ये है कि एक ऑब्जेक्ट में डेटा है, ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पे है, अभी आसान रखते हैं, वो डेटा हमने रखवा दिया एसक्यूएल में, अब एसक्यूएल से वापस कॉल करा, अब प्रोग्रामिंग का कंट्रोल तो आपके पास है, एसक्यूएल से जब आपने कॉल करा तो वो डेटा सारा जो भी आपके पास आया आपने उसको अपने मुताबिक एक ऑब्जेक्ट में सेट कर दिया। तो जब आप ग्राफ से डेटा रखवा रहे हो, ग्राफ में क्या करा, स्कीमा लेस करा हुआ है, तो आपने जो उसको स्कीमा बताया है वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो ऑब्जेक्ट और लिस्ट नहीं आएगा ना। जब मैंने ग्राफ डेटाबेस को डेटा दिया था ना, वो बेसिकली ऐसे था, या एक बुक थी, ठीक है, उसकी एम्बेडिंग हो गई, एम्बेड होके सेव होता है ना वो। नहीं बैटिंग हो तो नहीं, ऐसा नहीं है। ग्राफ में वो वेक्टर डेटाबेस वो वेक्टर डेटा वो वापस नहीं निकलता फिर। वापस निकलता है, और वो उसी मॉडल से वापसी डिक्रिप्ट होके टेक्सचुअल फॉर्म में, जिस रियल फॉर्म में आपने डाला था उसी रियल फॉर्म में आपको वापसी दिख सकता है। हाँ। मैंने एक ऐसे दिया पूरा, या बुक दी और पूरी बुक वापस आ आपने गई। पाकिस्तान जिंदाबाद दिया, ये वेक्टर में कन्वर्ट हुआ, वेक्टर डेटाबेस में वेक्टर की फॉर्म में, और अब मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद में जो वापसी लाके हूँ, तो ये एम्बेडिंग से डिकोड होके वापसी पाकिस्तान जिंदाबाद होके आपको मिलता है। ठीक ठीक रेक सिस्टम। अभी जो बात हो रही है ना वो टेक्स्ट है, सारा टेक्स्ट, उसमें कोई बैड नहीं है। तो मतलब ग्राफ डेटाबेस में हमारा डेटा जाके अच्छा, ग्राफ डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस में फर्क क्या है? ये भी मैंने अभी कमेंट मारा था, या कमेंट तो नहीं मारा था, मुझे किसी ने भेजा था, तो मैंने उसको पढ़ा था, बड़ा अच्छा उसने लिख के भेजा था। ग्राफ डेटाबेस में रिलेशन इनिशियल टाइम पे ही डेटाबेस में कनेक्शन बनता है, मतलब फाइल सिस्टम। तो आप अगर पूछे ना कि स्टूडेंट का टीचर कौन है, तो कुछ भी क्वेरी नहीं करनी, उसने वो पॉइंटर से लेके उठा लो। रिलेशनल डेटाबेस में बड़ा प्रॉब्लम, जितना बड़ा डेटाबेस है उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें सब काम रियल टाइम में होता है, और ग्राफ डेटा में सब काम स्टैटिक टाइम पे होता है इनिशियली। तो वो राइट के वक्त वो कोई मसला नहीं है, राइट के वक्त वो दिख जाता है, फिर आप जो क्वेरी करेंगे चाहे कितना भी बड़ा डेटाबेस, आपने अगर 3 नोड एक्सेस किए तो 1 नोड का या एक्सेस का जो टाइम है मल्टीप्लाई कर 3 है। तो बाद दफा ग्राफ डेटाबेस 1000 गुना ज्यादा तेज होता है अगर डेटाबेस बड़ा हो गया। सर ग्राफ दोबारा प्लीज बताइए, ग्राफ डेटाबेस दोबारा। ग्राफ डेटाबेस में आपकी, मैंने कहा स्टूडेंट वेलोसिटी इज टॉट बाय ज़ियाना। ठीक है। जब मैंने बनाया ये तो उसने गया फाइल के अंदर जो भी डेटा स्ट्रक्चर उसने जो बनाया हुआ है अंदर फाइल में, सही है। ये चीज सब कुछ कनेक्ट करके ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में चल रहा है। सही है। रिलेशनल डेटाबेस में 2 अलग टेबल है, अभी कोई कनेक्शन नहीं। जब रीडिंग करने की वक्त आया तो रिलेशनल डेटाबेस में वो कनेक्ट करेगा, इंडेक्सेस को देखेगा और फिर जवाब देगा। सही है। ग्राफ डेटाबेस में तो पहले रखा सर ये तो फिर अगर लेट्स से अगर हम उसकी जो RDBMS की हिस्ट्री उठाएंगे देखें, तो ये तो वहाँ से इवॉल्व होकर यहाँ आई थी ना, जब जो शुरू में हिरार्किकल डेटाबेस बना था, और फिर वो जो साहब थे जिन्होंने इन्होंने ये रिलेशनल को बताया था कि इसको यूँ क्यों हिरार्की में क्यों सेव करो, रिलेशन में सेव करो, तो ये तो फिर वापस हम उधर ही जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखो बात वही, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन, सेकंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन, 5 तक हम 3 तक करते हैं नॉर्मल, सही है। ठीक है।
अच्छा, अब हम सर्चिंग के उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। वो अलग डोमेन था कि क्योंकि टैबलेट फॉर्म में ही डेटा सेव होता था, आप यानी उसके अलावा कुछ यानी विजन ही नहीं कर सकते सही है, उस वक्त टैबलेट फॉर्म। सही है। अच्छा, अब वो नॉर्मलाइजेशन एक अलग टेक्निक है, उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम सर्चिंग के ऊपर बात कर रहे हैं फास्ट कैसे होगी। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर टीचर और स्टूडेंट के दो अलग अलग टैबें हैं जिसके अंदर रिडंडेंसी नहीं है। यूनिक टीचर्स, यूनिक आपके स्टूडेंट, और कौन सा स्टूडेंट किस टीचर से पढ़ रहा है हमने उनकी आईडीज डाली हुई कॉलम के अंदर। अच्छा, अब जब भी आप क्यूरी करेंगे, अब समझिए कि आपके पास 3 टीचर और 3 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, तो जब क्या होगा कि आपकी रियल टाइम जब क्यूरी चलेगी, 3 टीचर्स की एक आईडी नंबर 1 उठाएगी और उस आईडी नंबर 1 के ऊपर 3 मिलियन स्टूडेंट की एक रो को चेक करेगी कि 1 टीचर किसका, 1 टीचर किसका, 1 टीचर किसका। तो 3 मिलियन की आइट्रेशन होने के बाद से 5 स्टूडेंट हमें मिले टीचर नंबर 1 जो उसको पढ़ा। लेकिन आइट्रेशन जो सर्चिंग की परफॉर्म होगी वो एक स्टूडेंट की रो के ऊपर परफॉर्म होगी, ये सर्चिंग। अच्छा, अब यही चीज हम ग्राफ डेटाबेस के अंदर रखते हैं। ग्राफ डेटाबेस ने क्या किया, टीचर 1 एक अलग फाइल या एक अलग ग्रुप या एक अलग फोल्डर, टीचर 2, टीचर 3, और फिर स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट टीचर 1 के हैं सारों को उठा के 1 में रख दिया, 2 वालों को उठा के 2 के फोल्डर में रख दिया, 3 वाले को उठा के 3 के। तो जब वो राइट करवा रहा है, राइट करवाते वक्त ही उसने फोल्डर का या जो भी आपका डेटा का स्कीमा है वो अलग अलग एंटिटीज बना दी। अब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे टीचर 1, तो टीचर 1 मैंने सेलेक्ट किया, तो टीचर 1 की जितनी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसकी अभी जो करंट स्टडी चल रही है उसका बैकग्राउंड है, तो जितनी भी इस एंटिटी टीचर 1 से रेलेवेंट है वो सारी चीजें एक ग्रुप के अंदर राइट हुई है। तो आप सिर्फ उस नोट को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, वो लोड हो जाए। सर इसका मतलब ये है कि हम परफॉर्मेंस अचीव कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर डेटा साइज। इसमें डेटा साइज में बहुत डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। नहीं, डुप्लीकेशन नहीं, अगर वाइस वर्सा करें कि ये स्टूडेंट किस टीचर से पढ़ रहा है, ये भी तो आप देखिए एट द कॉस्ट ऑफ फिर आपका डेटा बढ़ रहा है ना आपका। असल में अब देखिए ना, आप अभी सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि पहले वाला जो केस था जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली 2 टेबल से हमारा रिलेशन है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, पूरे रिलेशन को एक अलग सेव कर रहे हैं, हर रिलेशन की एक अलग फाइल बना रहे हैं। अभी जो आप ग्राफ की बात कर रहे हो, मैं समझ सका हूँ कि एक जो रिलेशन है जो पहले के 2 अलग सेपरेट टेबल से उनके रिलेशन बनता था, अब क्या कर रहे हैं, आप पूरे एक रिलेशन को 2 टेबल से निर्माण, 3 या 4 टेबल से निर्माण, पूरे रिलेशन को लेकर आप इसकी अलग फाइल बना रहे हैं। असल में सेव करवाते वक्त ही फिजिकल लोकेशन के ऊपर उनकी जो स्कीमा के रिलेशन, 2 चीज़ें ना, नॉट्स रियल डेटा, एजेस उनके रिलेशन, ये 2 चीज़ें। तो आपका स्कीमा के अंदर ये 2 चीज़ आ रही है, फिजिकल डेटा क्या है और उनके रिलेशन आपस में क्या है। तो जब आप ट्रेवल्स करते हैं कि मैं कहता हूँ PIC के अंदर कोर्स है क्लाउड नेटिव जनरेटिव AI, क्लाउड नेटिव जनरेटिव AI के अंदर हम जो क्लास ऑन साइट ले रहे हैं कराची के अंदर हमारी जो क्लास है वो UIT में, और UIT के अंदर भी वेज आपका 6 चल रहा है, 7 चल रहा है। तो अब क्या हो रहा है, ये पूरी एंटिटी की जो हायरार्की है, स्कीमा एजेस कि कौन सी नोड किसके साथ कनेक्ट है। तो जब मैं UIT के इस बेच की टाइमिंग के स्टूडेंट के ऊपर जब आता हूँ तो उसमें ट्रिवर्स करके यानी मिलियंस ऑफ जो हमारे पास डेटा है उनमें से सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप पे, लास्ट ग्रुप पे आ गए। तो अब जब हम लोड करते हैं ना तो उसका सारा आपके एंटिटीज का जितना डेटा है वो लोड, 2 इंफॉर्मेशन नॉट रियल डेटा, एज उसका रिलेशन, तो वो चीज़ें आपकी लोड होगी। अच्छा, जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ना परफॉर्मेंस का, उस वक्त तक पता नहीं चलेगा। तभी हम जब स्कीमा ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। अच्छा, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, अब मैं जरा सा स्कीमा आपको एक नजर डालती हूँ। एक मॉडल प्रोग्राम लोडिंग, एक प्रोग्राम टाइप है स्कीमा, प्रोग्राम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में एक उसका इंस्टेंस है क्या, सर्टिफाइड जनरेटिव AI इंजीनियर। अच्छा, वो जो इंस्टेंसेस है ना, अभी हम इंस्टेंस की बात ही कर रहे हैं, हम जैसे क्लास लिखते हैं ना, स्कीमा की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी स्कीमा इम्प्लीमेंटेड नहीं है, मगर हम हाथ से लिख देंगे ताकि हमें सारी लॉजिक समझ में आ जाए, और हमारा पहला स्टेप भी यही है।
अपने प्रोजेक्ट में हम लिखेंगे प्रोग्राम कंटेन्स कोर्सेज, कोर्सेज हैव सेक्शंस, सेक्शंस हैव अलग रिलेशनशिप नहीं है, ऐसी है सेक्शन के अंदर टाइमिंग वाइमिंग होगी, सब कुछ होगी कि किस वक्त पढ़ाया जा रहा है। सेक्शन है टीचर्स, सेक्शन है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जब आता है तो स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन द प्रोग्राम, स्टूडेंट्स पे द फीस ऑफ द सेक्शन। इस तरह करके पूरा रहेगा। हम वेडनेसडे को जो रात को 10:30 बजे मिलेंगे जो हमारी टीम वाले, तो आप अपना प्रपोजल देंगे, मैं अपना प्रपोजल दूंगा और फिर उससे लेके हम आगे चलेंगे। अभी ये समझाओ फिर मेरा ख्याल से अपना चेक करूँगा। सर एक बार लैंड ग्राफ का डेटा किस तरह से सेव होता है ये मुझे कंफ्यूज कर दिया। हाँ, क्योंकि रिलेशनल तो समझ में आता है। देखिए यहाँ लाइन ग्राफ में ग्राफ डेटाबेस की बात हो हाँ, रही ग्राफ है। डेटा सॉरी। हमारे पास ना स्टेट में डेटा जा रहा है, अब वो डेटा तो स्टेट में जा रहा है। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट हमेशा ये होती है कि डेटा एक सेंट्रलाइज तरफ पे जाए। सेंट्रलाइज से मतलब सर्विस का सेंट्रलाइज या कोई डेटा बेस में प्रॉपर जाए जहाँ पर हम क्वेरी करके अपना सिस्टम को उसके थ्रू स्टैंडर्डाइज कराएंगे। ये हमारा डेटाबेस है, यहाँ पर डेटा राइट होगा, यहीं से रीड होगा। उसमें सबसे परफेक्ट डेटाबेस मार्केट का वो SQL है। तो जब भी SQL को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे कि SQL में ये चीज़ें नहीं हैं। अभी बात क्या हो रही है? अभी बात ये हो रही है हम लाइन ग्राफ पर काम कर रहे हैं। लाइन ग्राफ पर नोट्स हैं, एक नोट पे काम हुआ हमने स्टेट अपडेट करा, दूसरी नोट पे काम हुआ स्टेट अपडेट करा। अब वो उसके एजेस बनते हुए जा रहे हैं और हम कहीं ना कहीं नोट चलाते हुए हमारा वर्क फ्लो चलता हुआ जा रहा है। अब उस दौरान जितना भी हमारे पास डेटा आ रहा है, जाहिर सी बात है क्योंकि वो हमारा सिस्टम है, पूरा बैकएंड सिस्टम है, उस बैकएंड सिस्टम का डेटा हमें कहीं ना कहीं होल्ड करवाना है डेटाबेस में। और कोई भी बिजनेस की ये रिक्वायरमेंट होगी, डेटा लूज तो नहीं करेंगे, स्टेट में तो छोड़ देंगे स्ट्रक्चर में। उसको जब हम कहीं पर स्टोर कराएंगे तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस करें ग्राफ डेटाबेस होगा। उस ग्राफ डेटाबेस में स्कीमा क्या हो, डेटा रखवाने का, ताकि जब हमारा लाइन ग्राफ से सारा काम हो जाए, फ्रंट एंड पर हमें डेटा शो कराना हो तो हमारे पास एक स्कीमा हो, एक इस स्कीमा से डेटा निकाल कर हमें शो कराना, फ्रंट एंड पे एक गिटहब को अगर अपडेट कराना हो, इस स्कीमा से हमने निकाल कर उस सारे डेटा को गिटहब के ऊपर मतलब प्रेजेंट करना है। तो वहाँ पर हम डिसीजन ले रहे हैं कि लाइन ग्राफ या उसके साथ SQL या क्या प्रोसेस बनेगा। क्योंकि जब डेटाबेस आया था ना, डेटाबेस के साथ लाजमी आती है स्टोरेज, क्योंकि हर चीज़ डेटाबेस में नहीं जाती, कुछ चीज़ें स्टोरेज में जाती हैं, कुछ चीज़ें डेटाबेस में उसका लिंक रेफरेंस के तौर पर रहता है। अब ग्राफ डेटाबेस पे क्या बात चल रही है, जब हम ग्राफ डेटाबेस पे जाएँ पहले मुझे एक है भैंस के ग्राफ डेटाबेस पे जाएंगे क्या करेंगे चाहिए। स्कीमा हमारा एक्चुअली क्या होगा, स्कीमा क्या होगा, सपोज करें स्टार्ट हुआ प्रोग्राम से, उस प्रोग्राम में कोर्सेज हैं, कोर्सेज में सेक्शंस हैं, सेक्शन में टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट जो है वो किसी न किसी प्रोग्राम से एफिलेटेड है, प्रोग्राम के अंदर किसी कोर्स से एफिलेटेड है, फिर कोर्स के अंदर किसी सेक्शन से एफिलेटेड है, फिर जिस सेक्शन से एफिलेटेड है उसके अंदर उसको फीस पे करनी है। टीचर जो है वो स्पेशलाइज टीचर अगर ज़्यादा केस हो जाता है हमारे कंट्रोल में, वो भी हो सकता है स्पेशलाइज टू दिस सेक्शन, सारे सेक्शन में स्पेशलाइज नहीं। तो इसका स्कीमा हमारे पास क्या होगा जब हम उसको रखेंगे। अभी ये छोड़ देंगे ग्राफ डेटाबेस होगा, उसके अंदर नोट बनेंगे क्या होगा, अभी ये भी छोड़ देंगे स्कूल। अभी तक ये परस्पेक्टिव समझ लें एक स्कीमा एक्चुअली हो गया, ताकि हम जब उसको डिप्लॉय करने में आए तो हमें पता हो कि ये वाला स्कीमा सबसे परफेक्ट है हमारी एप्लीकेशन में। ग्राफ डेटाबेस में नोट होते हैं, अगर आप रिलेशन नहीं बना रहे तो नोट तो बढ़ रहे होंगे ना। आशन जी देखिए इस चीज़ को समझें आसान रियल वर्ल्ड में। टास्क एक ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे आप समझे एक ऑब्जेक्ट, अच्छा ये ऑब्जेक्ट जो है यूआईटी के साथ भी कनेक्ट है, ये गवर्नर इनिशिएटिव के साथ भी कनेक्ट है, ये अपनी बैकग्राउंड जो एजुकेशन है उसके साथ भी कनेक्ट है, और इसकी जो फैमिली यानी आपके रिलेशन उसके साथ भी कनेक्ट है। तो एक एंटिटी एक दफ़ा आया एक ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जितनी एंटिटीज़ के साथ कनेक्टिविटी हो रही है वो रिलेशन उसके साथ मैप हो रहा है। अच्छा अब क्या होगा, मुझसे कोई भी बोलता है कासिम कौन है, मैंने कासिम पे नोट्स लाया, तो कासिम की सारी इंफॉर्मेशन जो है उसके रिलेशन से कनेक्ट हुए हैं एजिस। अब मैं कहता हूँ उसकी बैकग्राउंड एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएं तो एजुकेशन बैकग्राउंड के जो नोट्स है उसमें जो डेटा है, क्योंकि मास्टर PhD या जो भी आपकी चीज़ है वो उसमें निकल जाए। तो रियल वर्ल्ड जो आपकी एंटिटीज़ हैं ऑब्जेक्ट हैं वो किस तरह आपस में कनेक्ट होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को सेव करवाने के लिए ग्राफ डेटाबेस बनाया है। अच्छा तो बस रियल वर्ल्ड एक सिंगल ऑब्जेक्ट वन टाइम है और उसकी जितनी भी एंटिटीज़ के साथ कनेक्टिविटी है वो उसका रिलेशन, तो रिलेशन जो है वो एज की मदद से मैनेज किया जाता है।
अच्छा, आपने घर जाके क्या करना है बच्चों? ग्राफ भी करी, वो तो लाइन ग्राफ तो बाद में शुरू करना है। डेटाबेस अभी तो आ- डेटाबेस आपने वो तो हमारी जो रूटीन है, आपने जाके खाना वाना खा के उससे प्लेट के इमेजिन करना है पेज को, और फिर इमेजिन करना है क्लोज ना चीज़ों के, और ये क्लोज करना है। फिर दूसरा क्या करना है, लाइन ग्राफ का कोर्स पूरा खत्म करना है, और जो हमारे ये वाले ये स्कीमा सीख के स्कीमा भी बनाना है उसको। अच्छा सर, मैं समझा था लाइन चेंज पहले करना, तो मैंने पहले लाइन चेंज का करना, अब लाइन ग्राफ स्टार्ट करना है। जी, वो मेरी गलती, वो मेरी गलती हुई। अच्छा सर, लाइन चेंज के ऊपर बिल्ड नहीं हो रहा लाइन ग्राफ? नहीं नहीं, उसके बाद करेंगे लाइन चेंज, क्योंकि मैंने देखा वो मुझे स्कूल से सारे पाकिस्तान से फीडबैक आया ना, लोगों को लाइन चेंज समझने में तकलीफ हो रही है। अच्छा, लाइन ग्राफ से आसान है उनको लग रहा है अच्छा, आया तो पहले लाइन ग्राफ, लाइन चेंज ही था। लाइन चेंज LLM एप्लीकेशन बनाते हैं, लाइन ग्राफ एजेंट में और उनके कंट्रोल वर्कफ्लो में, तो दोनों अलग अलग चीज़, स्मूथली कोडिंग। दोनों अलग अलग चीज़। और ये तो सारी लड़कियां हलीम और निहारी बनाना सीखें, क्योंकि एजेंट को कैसे सिखाएंगे वरना